मैं अपना पहला 1 करोड़ कैसे कमाऊं? चाली मंदिर बोलते थे, द फर्स्ट $100,000 इज उसके लिए आपको जमीन पे सोना पड़े, आपको सैक्रिफाइस करना पड़े, जो करना पड़े करो। जो दिखता है वो उधार है, जो नहीं दिखता है वो वेल्थ है। अगर आप अपनी सैलरी नहीं बढ़ा पा रहे तो आपका अधिकार नहीं है लाइफस्टाइल बढ़ाने का। Active income versus passive income. What is the difference? If you have only one source of income, you are only one step away from poverty. Just imagine कि आपकी पहली सैलरी लगी और उस पहली सैलरी से आपने अपने ऊपर उधार चढ़ा लिया, तो वो 24 आवर्स की स्टोरी के लिए आप 24 मंथ्स जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हो। 10 घंटे की शिफ्ट के बदले मैंने 12 घंटे काम कर लिया, तो इससे मेरा वर्क लाइफ बैलेंस या मेरी पर्सनल लाइफ में अफेक्ट तो नहीं होगा? आप एज अ पर्सन भी अपने आप को किस वैल्यू पे ऑफर करते हो, उसी से आपकी वैल्यू डिसाइड होती है। आप अगर अपनी लर्निंग नहीं इंप्रूव करोगे ड्यूरिंग योर जॉब, देन योर अर्निंग विल नॉट इंप्रूव। नौकरी तो करेगी ना, नौकरी क्या है? देयर आर 3 drugs of life. One is second and third is salary. What is your take on credit card? So if you can buy it with cash, buy it with buy now pay later. क्या आप भी एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहां EMI का कोई स्ट्रेस ना हो, बैंक बैलेंस की टेंशन ना हो और 60 साल की उम्र तक लगातार काम ना करना पड़े? फाइनेंशियल फ्रीडम तो हम सब चाहते हैं, लेकिन महंगे गैजेट्स, हमारा लाइफस्टाइल और इस फोमो की दुनिया के बीच वो सही बैलेंस कैसे बने, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाय एवरीवन, मैं हूं नवमी कौल एंड आप देख रहे हैं बक्स टॉक। एंड आज हमारे इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है संजय कतुरिया। ये एक इंजीनियर है, फाइनेंस में MBA है और CFA है, लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात है कि इन्होंने सिर्फ 39 इयर्स की एज में अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को बाय बाय कह दिया और आज इंस्टाग्राम पर इनके 2 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जो इनसे सीखते हैं स्मार्ट फाइनेंस। एंड आज हम भी कुछ खास टिप्स इनसे लेने वाले हैं। हाय संजय जी, वेलकम टू जी बिजनेस। Thank you so much, Naomi. Thank you for calling. जब हम जेन ज़ी की बात करते हैं, स्पेशली द 20s में जिन्होंने अर्न करना स्टार्ट किया है, सो व्हाट डू यू थिंक एक स्मार्ट अर्निंग का मतलब क्या होता है? देखिए, अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग 2-3 एलिमेंट्स हैं। हमारे कॉर्पोरेट करियर में हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारी अर्निंग बहुत तेजी से बढ़े। व्हाट मिस्टेक पीपल डू हियर इज कि जैसे जब उनको जॉब लगती है ना, उनको लगता है मैंने 22 साल पढ़ाई कर ली, 20 साल पढ़ाई कर ली, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। राइट। एंड लेट मी टेल यू, अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लर्निंग। आप अगर अपनी लर्निंग नहीं इंप्रूव करोगे ड्यूरिंग योर जॉब, देन योर अर्निंग विल नॉट इंप्रूव। इट विल इंप्रूव बट बाय 6-7% एवरी ईयर, जो इन्फ्लेशन का रेट होता है। अगर आपको डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए, अगर आपको फास्टर ग्रोथ चाहिए अर्निंग में, तो आपको अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग मुझे पूछते हैं सर कहाँ पैसा डालूं, कहाँ निवेश करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, आई थिंक द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यू शुड मेक एट ऑल टाइम्स इन योर लाइफ, हर साल, हर महीने, इज ऑन योर सेल्फ। आपको जैसे मेरा रूल था, मेरी इनकम का 5% विल गो टूवर्ड्स माई सेल्फ डेवलपमेंट। अब मेरे को आज लगता है कि वो बहुत बड़ा कम परसेंटेज था, काश मैं वो 10% कर देता, क्योंकि अगर 5% में मैं यहां पहुंच गया तो 10% में मैं कहां पहुंच जाता। तो अगर मेरी इनकम लेट से 50,000 रुपए महीना है, तो मैं 2500 रुपए महीना कंपलसरी कहीं ना कहीं ऐसा इन्वेस्ट करूंगा जहां से मेरी स्किल इंप्रूव होगी। अब वो कैसे हो सकती है? मैं कोई कोर्स कर लूंगा, मैं कोई ऑनलाइन सेशन कर लूंगा, मैं कोई फिजिकल मीटअप में चला जाऊंगा, मैं कोई कॉन्फ्रेंस में चला जाऊंगा, मैं कोई अच्छा पॉडकास्ट भी देख सकता हूं। सो आई थिंक द बिगेस्ट फोकस ऑन smart earning is that you need to keep on improving your skills at a very fast pace so that आपकी इनकम भी उतनी तेजी से बढ़े। जैसे कि आपने कहा कि हर साल अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे, एंड यूजली लोगों को यही होता है क्योंकि हमने जेंसी से ही स्टार्ट किया, तो जब वो अर्न करना स्टार्ट करते हैं तो उनका सैलरी 25,000 जैसे मे बी 30 और 40,000 होता है, एंड दे ऑल वांट कि यार मैं जल्द से जल्द वो 1 लाख पर आ जाऊँ। तो ऐसे वो कौन से कोर्सेज हैं या ऐसे वो कौन सी लर्निंग स्किल्स हैं जो वो सीख सकते हैं और ये रोड मैप जो है वो तय कर सकते हैं? आप लेट्स से कहीं जॉब चालू करते हैं, हाँ, तो आप ही की कंपनी में कोई 1 लाख कमा रहा होता है, आप ही की कंपनी में 2 लाख भी कमा रहा होता है, आप ही की कोई कंपनी में 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहा होता है। ठीक है, आप सोचते हैं कि इसकी एज ज्यादा इसलिए कमा रहा है, नहीं, वो वैल्यू ज्यादा दे रहा है इसलिए वो कमा रहा है। ठीक है, कोई भी सिर्फ एज की वजह से आपको उतना हाइक नहीं मिलता है, तो वो वैल्यू क्या क्रिएट कर रहा है वो जरूरी है। और पहले वो बैरियर होता था कि एज और वैल्यू का एक प्रपोर्शन होता था, जो आज नहीं है। एक यंग पर्सन भी ज्यादा वैल्यू दे सकता है, ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है। तो आपको ये देखना है कि आपको डिस्प्रपोर्शनेट वैल्यू ऑफर करनी है। अगर आप पहले ये सोचोगे ना कि मैं तो मेरे को इतना पैसा मिल रहा है तो मैं इतना ही वैल्यू दूंगा,
तो हाँ। और ये मेंटालिटी हो जाती है, बिकॉज आई वर्कड इन कॉर्पोरेट फॉर 16 इयर्स, आई हैड कलीग्स, खुद का भी माइंडसेट अलग होता है व्हेन यू डू योर ओन स्टफ वर्सेस जब आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है यार मेरे को तो 25,000 ही मिल रहा है ना, मैं क्यों खटूं, मैं क्यों परेशान हूं, या मैं क्यों आधा घंटा मैं क्यों आधा बैठूं? घंटा ज्यादा दूं, मैं क्यों Right, 6 हाँ। बजे के बाद रुकूं, मैं 5:30 पौने 6 बजे आ जाता हूँ वॉशरूम में, तैयार व्यार होता हूँ, 6 बजे निकलना है भाई, लाइन में सबसे पहले मेरा नंबर होना चाहिए कि मेरे को पंच करके तो ये निकलना है। सही है गलत? बहुत गलत है ये। सही उसके लिए जिसको लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहिए, जिसको ग्रोथ चाहिए देन यू डोंट कॉम्प्रोमाइज। फिर आप है ना ये नहीं सोचते कि मैं ज्यादा क्यों कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है। भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है कि पहले आपको कंट्रीब्यूशन करना है, फिर जिस आप कंट्रीब्यूशन कर दोगे तो रिवॉर्ड उस कंट्रीब्यूशन से बहुत ज्यादा होगा। मैंने 10 घंटे की शिफ्ट के बदले मैंने 12 घंटे काम कर लिया, वो कर लिया, तो इससे मेरा वर्क लाइफ बैलेंस या मेरी पर्सनल लाइफ में अफेक्ट तो नहीं होगा? देखिए मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल साउंड कर सकता हूं। आज है ना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जॉब्स जा रहे हैं, और एप्पल ने 30,000 लोगों को निकाला, Right. जिसपे से सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया पे इंडिया 10,000 पर है। 10,000 से ज्यादा। आप है ना एक बहुत वॉलेटाइल टाइम्स में रह रहे हो, तो या तो आप ये डिसाइड कर लो कि मैं कॉम्प्रोमाइज्ड इजी लाइफ रहने वाला हूँ, ओके नो प्रॉब्लम, मेरे को एक्स सैलरी है, मैं उसमें खुश हूँ, मेरे को घर पे जाना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, नो प्रॉब्लम, इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। पर आप है ना क्या कहते हैं, एक गाड़ी में लेट्स से एक फरारी आपके पास है और आप उसमें मारुति का इंजन लगा लो और बोलो कि नहीं मैं इसको 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा, अपने अंदर क्लैरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। द वर्ल्ड इज नॉट हियर टू ऑफर यू एवरीथिंग ऑन द प्लेटर टुडे। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो भाई आपको ये वाला माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा कि भाई मैं तो 6 बजे के बाद मेरे को जाना है, मुझे अपना क्या कहते हैं जिम जाना है, या मुझे अपने डॉग को घुमाना है, या ये करना। मैं जानता हूं बिकॉज आई वर्क विद अ लॉट ऑफ जेंजीज, आई वर्क बिफोर, तो मैं जानता हूं उनके रीजंस क्या होते हैं, एंड मैं किसी My रीजन को mental गलत नहीं कर रहा। peace हाँ and मेरा नहीं, everything. अग्रीड, बट हाउ डज इट स्टॉप यू फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग? माई क्वेश्चन इज इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइम। आप वैल्यू क्या ऑफर कर रहे हो वो तो बताओ। आप ये तो सोचो कि मैं अपने बॉस की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, और जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगा। तो सिंपल है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक चाय का कप, आप बॉम्बे जाते हो, गए हो बॉम्बे, गए होगे, वहां का सबसे सुंदर होटल है ताज। आप उसी होटल के जस्ट बाहर एक टपरी वाला है जहां आप 10 रुपए की, पहले तो 5 थी, अब थोड़ी महंगी हो गई है तो Inflation. इन्फ्लेशन हो गया, तो आप 10 रुपए की चाय पीते हो। पर वही जैसे ही आप अंदर घुसते हो, एक दरवाजे का ही फर्क है, ठीक है, तो वहां वो सेम चाय, शायद मे बी नॉट द बेस्ट बेटर क्वालिटी, वो क्वालिटी शायद टपरी की ज्यादा अच्छी होगी, पर वो चाय आपको 500 रुपए 500 रुपए की की 50 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, वही चाय है। पर क्या है, वो जगह की वैल्यू बदल गई है। तो आप एज अ पर्सन भी अपने आप को किस वैल्यू पे ऑफर करते हो, उसी से आपकी वैल्यू डिसाइड होती है। और ये आपके माइंड से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। अगर आप ही एक बैरियर डाल दोगे कि नहीं यार मेरे को तो, मैं क्लोज हो गया जी, मेरे को तो नहीं, मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो वर्क लाइफ बैलेंस से एक्सेलेंस नहीं अचीव होती। मैंने कोई आदमी नहीं देखा आप पूरे, मेरे को 100 लोगों का नाम दे दो जो बिलियनर्स हैं या फिर जिनको आप जानती हो, जिन्होंने कुछ क्रिएट किया है, और एक से जाके बोलो कि तुम्हारा जब अर्ली डेज थे क्या वर्क लाइफ बैलेंस था। टुडे मुकेश अंबानी, डज ही नीड टू वर्क, स्टिल वर्क्स 18 आवर्स अ डे, ठीक है। वी टॉक अबाउट दीपेंद्र गोयल, he's doing after the first successful startup which is now a listed company at 3 lakh crores, वो 2 कंपनी और चला रहे हैं, एक लैट करके कंपनी है और एक टेम्पल करके नई कंपनी उन्होंने स्टार्ट कर। लुक एट दिस, वो क्या लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस के लिए झगड़ा कर रहे हैं आपसे। सो पॉइंट इज, आपने काम स्टार्ट किया है, आप यंग हो, आज आपके पास समय है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस से थोड़ा आगे सोच के अपनी वैल्यू को क्रिएट करो, क्योंकि ये वैल्यू जो शुरू में बन जाएगी ना, ये आगे आपको रियल पैसिव इनकम देगी, जॉब में भी पैसिव इनकम दे देगी। एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम, व्हाट इज द डिफरेंस? एंड अगेन 9 to 5 जॉब में रहते हुए भी ये पैसिव इनकम जो है मैं कैसे कमा सकती हूँ? देखो पैसिव इनकम 2 तरीके से आती है। एक्टिव इनकम आती है काम करके, ठीक है, आप गए, आपने एक अपना टाइम ट्रेड किया, आपने अपना टाइम बेचा और आपको उसके एवज में कुछ पैसे मिले। अब इधर आप वैल्यू जितनी ज्यादा दोगे उतना आपका टाइम का महत्व बढ़ जाएगा। सेम ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन है जो महीने का 25,000 कमाता है, एक और व्यक्ति है जो महीने का लाख रुपए कमाता है। The difference between the two of them is not age, it is just the value. I have seen people at the age of 50 also drawing a 25,000 rupees salary. हाँ, तो ऐसा तो हुआ नहीं कि भाई एज बढ़ गई तो उनकी सैलरी बढ़ गई, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं। मैं कंपनी में काम करता था पहले, रियल एस्टेट में, एंड देयर वाज एन अकाउंटेंट इन दैट कंपनी, और उनकी जब स्टार्ट हुआ होगा, तो मैं नहीं था उस टाइम, बट जब स्टार्ट हुआ होगा तो उनकी सैलरी हुई होगी 15,000 20,000 टाइप्स। अब कंपनी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, उनको हर साल इंक्रीमेंट मिलता गया, 10%, 15%, 20%। बीच में रियल एस्टेट का टाइम शुरू में बहुत अच्छा था, तो थोड़े मतलब तेजी से बढ़ गई, अच्छे से बढ़ गई। अब
आया खराब समय रियल एस्टेट का 2016 के आसपास, जब वो डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, हाँ। बहुत कुछ हुआ था, तो रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट बहुत भारी हुआ था। तो भाई अब लिस्ट बनी कि भाई कौन है महंगे छटनी की। लोग, तो उस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लोगों का नाम लिख दिया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, कि भाई एक्स है, इसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ऊपर दिखेगा लिस्ट में। अब तो भाई वहां वो अकाउंटेंट साहब की सैलरी 75,000 या 80,000 रुपए महीना हो चुकी थी। अब देखा गया भैया 75,000, अब ये स्किल मार्केट में कितने की है, अभी भी 25,000 रुपए की है। ही वॉज रिप्लेस्ड एंड इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द कंपनी। अब आप बोलो नहीं कंपनी कितनी खराब है, एक 10 साल पुराने एम्प्लॉय को छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी चलता है, ये है। आई टोटली डिसएग्री। द एम्प्लॉय डिडंट कीप अप टू द सैलरी। तो आप मार्केट में अंडर पेड हो या आप मार्केट में ओवर पेड हो, ये बहुत कम समय के लिए रहने वाला है। अगर आप अंडर पेड हो तो कोई ना कोई आपको ढूंढ लेगा और बोलेगा इस बंदे को डबल पे लाओ, और अगर आप ओवर पेड हो तो आप ही की कंपनी किसी दिन आपको बाहर कर देगी, हल्का सा भी कंपनी हिली तो यू आर गोना गो आउट। मैंने बहुत बार ये सुना है जिनकी सैलरी ज्यादा होती है ना, कंपनी सबसे पहले उनको निकालती है। तो ये कितना सही है ये स्टेटमेंट? नहीं, दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली नॉट अ राइट स्टेटमेंट। ऑब्वियसली लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में बनती है, क्योंकि कंसिडरेशन सेट में सबसे पहले वही आते हैं जिनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा होती है। बट इफ समबडी इज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 4 लाख रुपीज अ मंथ, मतलब 50 लाख रुपए साल का कमा रहा है, और उसको जस्टिफाई कर पर रहा वो है, वैल्यू दे रहा है उतनी, तो क्यों कोई justify निकाला कर रहा है। जाएगा उसको? रादर उसको तो प्रोटेक्ट किया जाएगा, भाई इसको मत निकाल देना। भाई आपके अंग थोड़ी काटने हैं बॉडी के, यू डोंट नीड टू डिसलॉज योर आर्म्स एंड लेग्स, राइट? आपको कहीं छोटा सा कहीं कट है तो उसको ठीक करना है ना। तो अगर कोई व्यक्ति 25,000 भी कमा रहा है पर उसको लग रहा है नहीं यार ये व्यक्ति कैन बी रिप्लेस्ड बाय समबडी ड्रॉइंग अ 15,000 रुपीज सैलरी, वो जाएगा। सो companies don't lay off people based on salaries. Companies lay off people based on contribution to salary ratio, कि मैं कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं सैलरी के लिए। मैं आपको बता दूं, मैं 16 साल काम किया है, ठीक है। माय स्टार्टिंग सैलरी वाज 35,000 रुपीज अ मंथ। इट went up to 50 या 55,000 rupees a month in 6 months. In 18 months it went up to 1 lakh rupees. In a span of 30 months I was at 2 lakh rupees. And with God's grace, मतलब भगवान की कृपा रही, जब भी कोई रिसेशन आया कभी मेरे को नहीं फायर किया गया, बिकॉज आई कुड जस्टिफाई माई सैलरी कि भाई ये रहेगा तो ये सैलरी इसको देने में कोई परेशानी नहीं। एंड व्हाट वाज दैट वन सीक्रेट मंत्रा? इज इट सम स्किल या आप क्या? नहीं, आई यूज्ड टू एट अ वेरी फास्ट पेस आई यूज्ड टू डेवलप माई स्किल्स। राइट। हाँ, मतलब मैं आपको बताता हूँ 2008 में मैंने जॉब ज्वाइन किया, तब लोगों को एक्सेल ज्यादा नहीं आता था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मेरे को एक टास्क मिला और मेरे को एक्सेल चाहिए था। मैं एमबीए कर चुका हूं बट मेरे को एक्सेल नहीं आता था। तो मैंने फटाफट 10,000 रुपए देके कोर्स किया एक्सेल का कि भाई मैं एक्सेल सीख लूं। तब फिजिकल कोर्सेज ज्यादा होते थे, डिजिटल इतना नहीं होता था। तो मैं एक जगह गया, सैटरडे संडे ऑफिस नहीं होता था, तो उसके बाद जाके अपना या फिर करके पढ़ाई कर लेता था, स्किल सीखी, उस स्किल को यूज किया। तो अगर मैं बोलता था नहीं सर वो मेरे को तो आता नहीं सर, आप किसी और से करा लो, उस दिन वो शायद किसी और से करा लेते, पर जब वक्त आता सबसे पहले मेरे को लात पड़ती। तो और फायदा किसको हुआ? लाइफ लॉन्ग फायदा मेरे को हुआ ना, कंपनी से ज्यादा मेरे को फायदा हुआ। आई कुड कैरी दैट स्किल। देखिए लक्ष्मी माता के साथ ये है कि वो आके जा सकती है, सरस्वती माता के साथ नहीं है। वो एक बार आ गई तो आ गई, और ना कोई चुरा सकता और ना कोई आपसे वो छीन के लेके जा सकता है। इतना कट थ्रोट कंपटीशन है इस समय, टाइम हैज चेंज, तो ऐसे समय में एक साइड हसल होना या अपने 9 to 5 जॉब के साथ कितना जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी टुडे वैसे भी वॉरेन बफेट बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि इफ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम यू आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। ठीक है, बहुत सही बात है उनकी। AI इज रिप्लेसिंग पीपल एट अ वेरी फास्ट पेस, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट मच, देयर इज अ चैटर, बट लोगों को पता नहीं अंडरनीथ क्या चल रहा है। बिकॉज मैं सीरियसली लोगों से मिलता हूँ, मेरे को पता है अंडरनीथ एक बहुत बड़ा वो चल रहा है, मतलब किसी दिन फटके आएगा, बहुत बड़ी परेशानी होगी। सो यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ आपको साथ साथ डेवलप करना चाहिए। एंड इन टूडेज डे एंड एज इट इज ईजियर टू डू इट। अगर मैं 10 साल पहले की बात सोचूं, 15 साल पहले की बात सोचूं, तो एक वीडियोग्राफर मिलना, एक एडिटर मिलना, एक बंदे को कैमरा पकड़ना, एक शूट करना कितना मुश्किल होता था, कितना मुश्किल था। टुडे इट इज ऑन अ क्लिक, इट्स एवरीवेयर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आई सी नाउ कि पीपल आर मेकिंग सिंपल वीडियोस विदाउट एनी लाइट कैमरा एक्शन। एक माइक तक नहीं लगाते और सिंपल सी वीडियो बनाएंगे और वो डालेंगे, वो मिलियंस में जा रही है। इवन आई हैव नोटिस दिस कि मतलब इवन द एल्गोरिदम, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम ऐसा हो गया है संजय जी कि मैं रॉ अपने रूम में बैठ के भी वीडियो बनाऊंगी, अगर उसको कंटेंट अच्छा लगा, लोगों ने एंगेजमेंट दिया, तो वो उसको ऊपर लेके जाएगा। क्या वापस आ गया वैल्यू, कि आप वैल्यू क्या प्रोवाइड करो। सी व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट, मेरे फ्रेंड्स ने बोला अरे यार तू क्यों आ रहा है फाइनेंस में? फाइनेंस में ऑलरेडी बहुत लोग हैं,
At that time also there were so many good influencers in finance, people were listening, and within a span of 2 years, आज हमारे को exactly 2 साल हुआ है, and we have a community of 4.5 million. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, everything. If I calculate everything, around about 4.5 million हमारा subscriber base है. We get a 150 million odd views every month. So अगर मैं ये सोच लेता कि यार मैं भी इन्हीं को कॉपी कर लूंगा, मैं कुछ नया नहीं दे पाऊंगा, तो मैं नहीं कर पाता. माई पॉइंट एंड माई बिगेस्ट की टेक अवे इज कि आप वैल्यू क्रिएट करना सीखो. अगर आप वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाओगे, आप इनकम बढ़ा ही नहीं पाओगे. तो कोई ऐसे अंडररेटेड स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि नाउ पीपल शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट, या स्पेशली जो 20s के बच्चे हैं उन्हें ये स्किल सीख लेना चाहिए इफ दे रियली वांट कि वो सर्वाइव करें लॉन्ग रन में? आई थिंक वन इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू शुड लर्न इज पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग वेरी नेसेसरी. हम ना जस्टिफाई करते हैं, मेरे को स्टेज फियर है, ये सब है ना, छोड़ दो अपने मन को. गलत डोंट गिव रॉन्ग मैसेजेस टू योर माइंड. सबसे खराब टॉक इज द सेल्फ टॉक. अगर आप गलत अपने आप के साथ ही गलत बात करने लग गए तो फिर कौन मोटिवेट करेगा आपको? आप ही अपने आप को बोल रहे हो जी मेरा तो स्टेज फियर है, मैं जाके बात नहीं कर सकता. करो ना, लोग हंसेंगे ना, वही लोग आपके लिए बाद में ताली भी बजाएंगे. डोंट वरी, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है बट वो बजा लेंगे, वही लोग बजाएंगे. डोंट वरी. सो फर्स्ट इज रिमूव स्टेज फियर एंड लर्न पब्लिक स्पीकिंग. सेकेंड स्किल मैं कहूंगा इज लर्न सेलिंग. हमारे देश में बच्चों को किसी को भी सेलिंग नहीं सिखाई जाती क्योंकि वो गंदा माना जाता है. अरे तू बेच रहा है. नहीं भाई, मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं सामने वाले के जीवन में. अगर मैं सामने वाले के जीवन में वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं तो मैं अपना अधिकार से हक मांग सकता हूं. क्रिएट वैल्यू, शेयर वैल्यू, ये 4 शब्द मेरे लाइफ के आधार रहे हमेशा, कि आप अगर किसी के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, आपका अधिकार है उससे शेयर मांगने का. तो मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर रहा हूं. मेरे को लग रहा है कि इस व्यक्ति की लाइफ में ये चीज आने से जो है बेनिफिट हो सकता है, तो आप उसको कन्विंस करो कि ये चीज उसकी लाइफ में होनी चाहिए. तो वो सेलिंग की स्किल इज वेरी 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 एसेंशियल. सी व्हाई इज अमेरिका ग्रेट? बिकॉज दे नो सेलिंग. वो हर चीज बेच देते हैं. वो वॉर करता है, वो भी बेच देता है. तो वो भी ही कन्विंसेस यू दैट वॉर वाज नेसेसरी. बहुत जरूरी था. यू नो, you have to learn to sell. You have to learn to convince people. तीसरा, in today's day and age, obviously AI तो सीखना ही है. AI should become like curriculum का part of curriculum. मैं तो मतलब स्कूल्स को रिक्वेस्ट करूंगा और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि AI को आप इंटीग्रेट कर दो. इससे बच नहीं सकते आप. So AI is future. AI is present. It's no मतलब more the future. I know, मतलब वो AI is the future was a statement 5 years back. आज तो वो प्रेजेंट पार्ट हो चुका है. मुझे आप बताइए, आप अपनी इतनी रिसर्च करती होंगी वीडियोस बनाने की, You must be using AI. कोई बोल ही नहीं सकता मैं AI के बिना रिसर्च करता हूँ. मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी यूज कर रहा हूँ AI. So I think AI is the third thing. जॉब्स ले लेगा क्या? बिल्कुल ले रहा है, ले लेगा नहीं, ले रहा है. And people are not understanding. और वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? It is taking lower level jobs. For example, call center employees. आज अगर मैं आपको 2-3 जगह बता सकता हूँ, I'll not name it on the camera, but आप अगर उनको फोन करें, आपको लगेगा आप ह्यूमन से बात कर रहे हो, बट इट इज AI. बट और उसकी वजह से 20-20 हज़ार लोग, 30-30 हज़ार, बिकॉज कॉल सेंटर्स यूज्ड टू अकोमोडेट अ लॉट ऑफ पीपल. नाउ आप ये सोच सकते हो मेरे साथ कितना खराब हुआ. आप यू कैन क्राई अबाउट दिस और यू कैन ट्राई एंड लर्न समथिंग न्यू, कि चलो ठीक है यार, अब ये हो गया, अब ये संसार में बदलाव आ गया, राइट. अगर आप याद करो कि जब पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो मशीन्स आई. मशीन्स में लोगों ने बोला अरे यार सबका जॉब चला जाएगा, पर मशीन्स की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी. इसी की तरह AI की वजह से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. इवन सर इंटरनेट भी, आई फील जब इंटरनेट आया किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना और आज हम इंटरनेट के बिना जी नहीं सकते. मतलब अच्छा, अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताता हूँ. जैसे मैं मार्क क्यूबिन को सुन रहा था, बड़े अच्छे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो. उन्होंने अपनी कंपनी याहू को बेची थी. तो उन्होंने एक अच्छी बात बोली. बोलते जब इंटरनेट आया ना, मैं छोटे छोटे बिजनेसेस के पास जाता था और उनको इंटरनेट के बारे में पता नहीं होता, तो मैं उनको इंटरनेट बताता था कि है क्या और उसको यूज करना सिखाता था. और वो मेरे लिए एक बिजनेस बन गया और वो एक अच्छा बिजनेस बन गया, मैंने पैसा कमा लिया. बोलते आज वही टाइम AI के साथ आ गया है. अगर आप यंग हैं और आप ये सोच रहे हैं मैं क्या करियर बनाऊं, तो आप ये देखिए ना कि आज इतने मिलेनियल्स हैं या फिर जो लोग हैं जो इंटरनेट सैवी नहीं है, टेक्नोलॉजी सैवी नहीं है, बिजनेसेस को नहीं आता है AI यूज करना. आप एक कोई क्लॉड सीख लो, ChatGPT सीख लो और कुल मिला के आप 3 दिन के अंदर सब कुछ सीख लोगे. और आप जाओ दुकानों में जाओ, बोलो भाई मेरे को ये स्किल आती है, मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं. आपके यहाँ कस्टमर नहीं आता, मैं आपके लिए कस्टमर लाने की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं. या फिर आपकी सप्लाई चेन की इशू है, सॉल्व इट यार. तो मतलब आई कैन से कि मतलब जो आपका डिग्री है, जो भी उन्होंने MBA किया है, जो भी किया है, उसके साथ जब तक स्किल्स नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन से कॉलेज से हैं या. एब्सोल्युटली. आप देखो, इलॉन मस्क ने बोल दिया आई डोंट केयर व्हिच डिग्री यू हैव. इंडिया में हैकेथॉन्स होते हैं आजकल. जो कंपनी टेक कंपनीज हैं वो कहती हैं भाई तुम हमारा हैकेथॉन में आ जाओ, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर देगा वो हमारा एम्प्लॉय होगा. जोमेटो वाले ने तो कह दिया कि आप बताओ मेरे को पैसे दोगे क्या करने के मेरे साथ. ठीक है, 2 साल का वो अलग बात ही, बाद में उन्होंने वो किया. बट ठीक है, दैट एंड ट्रस्ट मी,
अगर मैं होता तो मैं भरता और मैं बोलता आई एम रेडी टू पे। मुझे लगता है कि जो उनके साथ ही 2 साल काम कर लेगा वो सब सीख वो ही हाँ वो लेगा। अपने आप 20 years ahead हो जाएगा। Exactly, वो अपने आप वो सीख ही 20। लेगा। सो यू हैव ये ना रिच डैड पुअर डैड करके बुक है, हाँ, बहुत फेमस we बुक all है know रॉबर्ट that, कियोसाकी right. की, उसको पढ़िए। जब तक आप इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे कि भाई मैंने 9 बजे ऑफिस आया, 6 बजे बाहर गया, इसी काम के मेरे को 25,000 है, आपको ऑफिस आने के 25,000 30,000 रुपए नहीं मिलते हैं। आप जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हो उसके 25,000 30,000 मिलते हैं। इस वैल्यू को बढ़ाओ, ये 25,000 30,000 25 लाख 30 लाख भी बन सकता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। वो 25 करोड़ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। आजकल एक बहुत ही बड़ा डिबेट है जो हर कोई करता है कि जॉब करे, अब जैसे जॉब के साथ स्किल भी करना है, साइड हसल भी करना है, या लोग छोड़ देते हैं जॉब के, मैं तो फ्रीलांस करूंगा और मैं फ्रीलांस करके या कंटेंट क्रिएशन करके पैसा कमाऊंगा। तो ये कितना सही है और इसका फ्यूचर क्या है और कितना मोनेटाइज कर सकते हैं, और या ये जस्ट एक हाइप है? बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा एक्सपीरियंस, एंड विद गॉड्स ग्रेस जब मैं काम करता हूं तो मैं बहुत लोगों से मिल पाता हूं, हर एज ग्रुप के। सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आई वेंट टू IIT दिल्ली टू अ सेशन। आप सोचो IIT दिल्ली के कैंडिडेट्स कौन होते हैं? दे आर द टॉप ऑफ द ब्रेन्स ऑफ इंडिया, राइट, बेस्ट ब्रेन्स ऑफ इंडिया। 200 लोगों की क्लास थी और मैंने बात कर रहा था, तो मैंने पूछा आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और कितने लोग जॉब करना चाहते हैं? तो मैंने पूछा कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितने हाथ खड़े हुए होंगे? 200 लोग के आसपास थे उधर उस रूम में। IIT दिल्ली के बच्चे हैं, मोस्टली आई गेस सब लोग चाहेंगे, राइट? मेरे को लगता है 12 या 13 हाथ खड़े हुए। आई वाज लाइक 150। नहीं, 12 या 13 हाथ खड़े हुए। बाकी लोगों को जॉब करना है। बाकी लोगों को जॉब करना है। एंड आई वाज शेल शॉक्ड। आप जॉब क्यों करते हो? क्योंकि आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है। आप IIT दिल्ली से हो, मतलब आपको भी पता है इफ यू फेल देन ऑल्सो यू विल बी कॉल्ड अ हीरो, ठीक है, बिकॉज आपने लाइफ में इतना बड़ा फोड़ दिया कि आप IIT दिल्ली चले गए। मैं उनको ब्लेम नहीं करता, हमारा माइंडसेट जो है वैसा रहा है। इज इट द कंडीशनिंग? और इट इज कंडीशनिंग, इट इज बीन, देखिए हम हमेशा से जो है, जैसे वी वर अंडर क्या कहते हैं, सम हम किसी राज्य के अंडर थे, पहले मोगल्स के अंडर थे, फिर ब्रिटिशर्स के अंडर थे। वो माइंडसेट अभी तक है, जो पेरेंट्स हमारे उस मतलब उन्होंने देखा है वो, तो आज भी उनके अंदर फियर, बेटा तू पहले ना अपनी नौकरी कर ले। मैं उनको किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। देयर इज नो, प्लीज डोंट कंसीडर दैट आई एम सेइंग समबडी। आई आल्सो डिड अ जॉब, माय फादर यूज्ड टू वर्क विद ONGC, उन्होंने भी मुझे यही बोला था, बेटा तुम एक काम करो, पहले थोड़ा सा नौकरी कर लो। किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बिकॉज़ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे। मेरे घर पे अगर आप आएंगे, बी इट माय ग्रैंडफादर, बी इट माय फादर, एनीवन, दे हैव दिस माइंडसेट, तुझे जो करना है तू कर, बट नौकरी तो करेगी ना, नौकरी क्या है? तो वो कंडीशनिंग बचपन से है। आज भी अगर मुझे आप बोलो कि नवमी जॉब छोड़, तेरे को तो यार तू 10 वीडियोस बना, तेरा हो जाएगा, आप मुझे कन्विंस नहीं शायद कर पाओगे, मतलब बिकॉज़ दिस इज मी। या एंड सी वो कहते हैं ना, देयर आर 3 ड्रग्स ऑफ लाइफ, वन इज अल्कोहल, सेकंड इज वीड एंड थर्ड इज सैलरी। सैलरी, तो वो ये है। तो देखिए सैलरी इज अ ड्रग एंड बहुत मुश्किल होता है। चढ़ेगा तो नहीं, मतलब मैं भी जानता हूँ, बिकॉज़ आई हैव 16 साल काम किया, तो मुझे भी इसका पता है। बट अगेन लेट मी टेल यू दिस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर आप जॉब में रहते हुए भी मालिक की तरह काम करो, मैं दोनों तरह को कंसल्ट करता हूँ, मैं बिजनेसमैन को भी कंसल्ट करता हूँ, मैं इंडिविजुअल्स को भी कंसल्ट करता हूँ। मैं इंडिविजुअल्स को कहता हूँ भाई जब तुम जॉब कर रहे हो ना, मालिक की तरह करो, और बिजनेसमैन को करता हूँ जब तुम मालिक की तरह काम करते हो, मालिक हो ना, तो नौकर की तरह काम करो। सुबह 9 बजे आओ, शाम को 6 बजे जाओ, बिकॉज यू सेट द डिसिप्लिन। अब एक आते हैं सेकंड केस की हमें फ्रीलांस करना चाहिए। अब मैं आपको उसका भी केस सुनाता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम यूट्यूब जर्नी, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ गाय ऑन इंस्टाग्राम। He said, sir, I love your videos and I want to work with you. I want to edit your videos. तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उससे बात की, उसकी आवाज़ बड़ी पतली थी, तो मैंने बोला यार तुम्हारी उम्र क्या है? बोलता सर 16 साल का हूँ। मैंने 16 साल के पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होगे, 10वीं दे रहे होगे? बोला हाँ सर। तो मतलब कर लोगे काम? हाँ हाँ सर बिल्कुल करूँगा, आप चिंता मत करो, ये वो अच्छे से। ठीक है जी। तो हमने रील्स उससे करवानी चालू करी। He used to charge me 400 rupees for one reel। ठीक है, अच्छा ओके ठीक है करो। स्टार्ट हुआ काम, स्टार्ट हुआ एंड धीरे धीरे उसने सीखा। अच्छा मेरा क्या, मेरा सारा कंटेंट फाइनेंस और बिजनेस था, तो वो मेरी वीडियो देखता था, तो वो सीखने भी लग गया उससे। हाँ। तो थोड़े टाइम बाद आके बोला सर वो आपकी मैंने रिलायंस वाली वीडियो की, मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। वेरी गुड, ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। फिर उसके बाद उसने अपना थोड़ा सा रेट जैकअप किया, अच्छा काम किया, उसको 1-2 क्लाइंट्स और मिल गए। फिर ऐसे करते करते 2 साल निकल चुके हैं, एग्जैक्ट 2 साल निकल चुके हैं नाउ। एंड टुडे फ्रॉम मी he takes a salary of around about 35-40,000 per month। and मेरा चैनल देख के कोई एक US का बंदा था, उसने उसको रीच आउट किया and he charges 75,000 from that person। oh wow। and there are few more works which he's doing, so I think he must be making like a 1,30,000। he has a team of 2 people for himself and he's all in all 18 years old।
ठीक है। Wow. तो एक दिन अभी इसको कॉलेज जाना था, तो ये आया, बोला सर थोड़ा बात करने वाला, क्या हुआ? बोले सर कॉलेज जाना है, प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज 3 साल का 3 लाख रुपए लेगा और उसके बाद एवरेज जॉब 25,000 की लगेगी। Right. और आई एम हियर मेकिंग 1 लाख रुपीज अ मंथ ऑलरेडी एट द एज ऑफ 18, क्या करूं मैं? मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। मैंने बोला तू ओपन स्कूलिंग कर ले या फिर कोशिश College कर तो ले, कर ले, कर ले, college तो करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। बट ठीक है, तू फोकस मोर हियर, बिल्ड दिस 1 लाख to 3 लाख। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप में वैल्यू क्रिएट करने का शौक है, अगर आप में वो जज्बा है, तो आपको कहीं भी, चाहे जॉब में होंगे चाहे फ्रीलांसिंग में होंगे, आपको हर जगह रिकग्निशन मिलेगी, जॉब में भी मिलेगी और काम भी मिलेगा। काम भी मिलेगा। आपको पता है, जैसे मैं वापस जोमेटो का एग्जांपल लूंगा, उनकी जो पहले सीएफओ होती थी आकृति चोपड़ा, आई थिंक शी मस्ट, व्हेन द कंपनी वेंट पब्लिक, शी वुड हैव हैड मोर देन 200 करोड़ रुपीस ऑफ स्टॉक्स। कौन सा एम्प्लॉय 200 करोड़ रुपए बनाता है यार? इन बिजनेस नहीं बना पाते एम्प्लॉयज, तो दूर की बात हाँ। है, पर बनाया ना, क्यों? वैल्यू क्रिएट कर वैल्यू क्रिएट किया उसने। और रुके। ठीक है, वो कभी धुरंधर में था ना कि सब्र और नजर, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्र बहुत इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, तो जॉब में लोगों को लगता है यार मेरे को हर बस 1 साल में मेरा ये हो जाए, मैं दूसरे साल में यहाँ हो जाऊं, ऐसे नहीं होगा। You have to give time, you have to create value. So both are great, whatever suits you. If you like a life which is uncertain, you can take that. देखिए कुछ लोग ना बहुत छोटे परिवार से होते हैं, गरीब। मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ में ना आपकी रेस 0 से स्टार्ट हो सकती है, आगे से भी स्टार्ट हो सकती है, यानी आपकी फैमिली स्ट्रांग है, और माइनस से भी हो सकती है। इमेजिन अ पर्सन हु हैज कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, हिज पेरेंट्स आर अंडर डेट, उन्होंने अपने गहने गिरवी रख के उसको बच्चे को पढ़ाया है, तो उसको पहले नौकरी करनी ही पड़ेगी टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। वो माइनस से उसको 0 पे आने के लिए समय लगेगा। मैं आज ही डिसाइड करती हूँ कि बस मुझे अब जॉब नहीं करना है एंड आई वांट टू स्टार्ट नाउ आप मुझे जी बिजनेस से पिटवाओगे यार। अरे नहीं सर, मतलब मेरे जैसे मुझे लगता है हर जो भी बैठे हैं हमारे यहाँ पे कलीग्स, हम चाहते हैं कि मुझे नहीं जॉब करना है, आई वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। मैं वीडियोस करना चाहती हूँ अलग अलग ब्रांड्स के साथ। तो मेरे पास कितना फंड होना चाहिए? अगर आप बिजनेस करते हो, प्रोडक्ट बिजनेस करते हो, आप सोचते हो कि एक हो गया कि आपने फ्रीलांस किया, तो फ्रीलांस में क्या होता है, कुछ समय बाद आपकी बेसिक इनकम चालू हो जाती है। मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हाँ, मतलब आपको बिजनेस नहीं करना है। नहीं, तो फिर आप, आई थिंक इन अ स्पैन ऑफ 9 to 12 मंथ्स अगर आपके पास पैसा होगा तो काफी है। सी लुक एट इट लाइक एन एरोप्लेन, यू नो, एक बड़े एरोप्लेन को ज्यादा टाइम लगता है नीचे आने को, एक छोटे एरोप्लेन को कम टाइम लगता है नीचे आने को। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो आपको पता है यार थोड़ी मेहनत करूंगी तो 3 महीने के अंदर कुछ स्टार्ट हो जाएगा। मतलब चलो एग्जांपल लेते हैं, नाओमी मेक्स 1 लाख रुपीज अ मंथ टुडे फॉर एग्जांपल, एंड हर एक्सपेंसेस आर 60,000 रुपीज। ठीक है, तो उसको पता है यार गिव और टेक मैं 4-5 महीने में 60,000 पे पहुंच जाऊंगी। कुछ तो प्लान होगा ना। आप रैंडमली सिर्फ बाहर जाके चाय के टपरी पे 3 दोस्त मिलके बोलो यार अभी छोड़ रहे हैं, तो वो तो फिर इम्पल्स है। ठीक है, वो इम्पल्स के बाद वापस आते हो, फिर आदमी ठंडा हो जाता है, बोलता काम लग गया यार, अभी तो ईएमआई नहीं दी इस महीने वाली, वो देनी बाकी है। तो बट देन प्लान, व्हाट आई एम सेइंग इज प्लान द ग्लाइड। 30 मिनट पहले भी आपको एरोप्लेन वाला बोल देता है कि नाउ वी आर डिसेंडिंग, राइट? तो आपको डिसेंड करना है, आपको अगर समझना है कि भाई मेरे को स्टार्ट करना है, तो आप प्लान करो उस चीज को। 6 महीना दो, 9 महीना दो, 12 महीना दो, फटाफट अपना इमरजेंसी रिजर्व फिल करना चालू करो। 9 से 12 महीने का अगर आपके पास इमरजेंसी रिजर्व है, इट गिव्स यू क्वाइट अ गुड विंडो टू टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ। तो अब क्योंकि हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो कितना रिलायबल सोर्स है कंटेंट क्रिएशन, या ये सिर्फ एक हाइप है? एंड क्योंकि इस अब लास्ट 1-2 साल से सरकार भी इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, ऑरेंज इकोनॉमी में आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल है? सो मतलब इफ कंटेंट क्रिएशन अ रिलायबल सोर्स नाउ, मतलब क्या इसको एक हम फुल फ्लैश करियर बोल सकते हैं या नहीं? देखो एक कहावत है इंग्लिश में कि व्हेन एवरीबॉडी इज सर्चिंग फॉर गोल्ड, द पर्सन हु मेक्स द मनी इज द वन हु इज सेलिंग द शवल। क्योंकि सब लोग ही गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं, सबको यार गोल्ड है, यार गोल्ड है, यार गोल्ड है। तो 100 लोग आ गए, बोले यार हमें तो पता नहीं गोल्ड है कि नहीं, तू यार फावड़ा पकड़ मेरे को 100 रुपए दे दे। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट ऑरेंज इकोनॉमी, इट्स नॉट ओनली अ क्रिएटर, इट्स एन एडिटर, इट्स अ कैमरा पर्सन, इट्स अ डीओपी, इट्स देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स टू कंटेंट क्रिएशन। आजकल बहुत अलग स्ट्रैटेजिस्ट्स हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो आप क्या रोल में जाना चाहते हो? देखिए, जब आप कंटेंट क्रिएशन में जाते हैं तो इट इज एक प्रूवन डेटा है दैट ओनली 8 out of 10,000 पीपल आर मेकिंग मीनिंगफुल मनी। मतलब जनरली लोग सोचते हैं कि सब लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंटेंट क्रिएशन इज अ वेरी डिफिकल्ट गेम, इट्स अ वेरी, क्योंकि एंट्री बैरियर 0 है ना।
2 मिनट के अंदर एक बंदा कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, 2 मिनट के अंदर गया, जीमेल पे अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, फेसबुक पे अकाउंट बनाया, यूट्यूब पे अकाउंट, ही इज अप एंड रेडी। पहली वीडियो ऐसे बना दी कच्ची पक्की, तो इज अ कंटेंट क्रिएटर। तो बोलने को तो आ गया ना वो भी गेम में। बट पीपल हु आर मेकिंग मीनिंगफुल मनी का मतलब होता है पीपल हु आर एबल टू मैच देयर सैलरीज और एक्सीड देयर सैलरीज आर नॉट मोर देन 8 to 10 out of 10,000। तो वो नंबर है, डिफिकल्ट है, इट्स नॉट वेरी इजी टू मेक मनी आउट ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, लगता बड़ा इजी है, और लोगों को लगता है यार वीडियो बनाना तो वीडियो बनाना होता है। हमें पता है ना कि अगर एक 15 मिनट की वीडियो बनानी है तो वो 2 दिन लग जाते हैं उसमें। पहले कंटेंट को रिसर्च करो, उसको स्ट्रक्चर करो, ऐसे नहीं उठे और बोला चलो अब कुछ बना लेते हैं। इवन इफ देयर इज अ रील, इट टेक्स 1 hour टू रिसर्च ऑन दैट रील मिनिमम, देन यू नीड टू स्क्रिप्ट इट, यू नीड टू पुट इट, फिर 2-3 बार आपका टेक्स होता है। सो फर्स्ट डोंट कंसिडर इट कि यार इट्स एन ईजी एस्केप। ठीक है, ईजी एस्केप नहीं है कंटेंट क्रिएशन, दो इट इज रिवॉर्डिंग नॉट ओनली बिकॉज इट गिव्स यू मनी बट इट ऑल्सो गिव्स यू फेम। दोनों चीजें वो साथ में दे देता है आपको, सोशल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल दोनों दे देता है। कुछ बिजनेसेस होते हैं जहां पे आपको फाइनेंशियल कैपिटल बन जाता है पर बंदे को कोई नहीं जानता। 1,000 करोड़ का आदमी बगल से निकल के चला गया, किसी को पता नहीं है। वाई? बिकॉज ही डजंट हैव सोशल कैपिटल बट ही हैज फाइनेंशियल कैपिटल। तो अगर आपको ये करना है तो अगेन यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट योर नीश, व्हाट यू आर रियली गुड एट, योर कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी ग्रेट, योर स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैव टू बी वेरी गुड, आपकी रिसर्च यूनिक होनी चाहिए कि कुछ तो आप नया प्रेजेंट कर रहे हो, वैल्यू कुछ ऐसी दे रहे हो जो लोग नहीं दे पा रहे हैं, तब जाके आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं। सो यू आर आस्किंग पीपल टू फॉलो यू, तो आप पे कुछ तो सब्सटेंस होना चाहिए ना। When we start earning, संजय जी, तो हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि यार मुझे ये वाले ब्रांड के कपड़े भी लेने हैं, द फोमो इज़ देयर, देन कि मुझे आईफोन ही चाहिए, तो वो महंगे गैजेट्स, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ भी करनी है, ट्रिप्स पे भी जाना है जहाँ मम्मी पापा जाने नहीं देते थे। ये सब होने के बावजूद भी फिर 25th 26th को तो पैसे नहीं बचते, मतलब अब तो फर्स्ट का वेट करते हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस माइंडसेट? ये 20s में जो बच्चे करते हैं ये कितना सही है, कितना गलत है? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए मैं आपको रिच पीपल माइंडसेट बताता हूँ। दिस इज रिच पीपल माइंडसेट। अब आप बोलोगे क्या सुपर्ब कवर है सर, मजा आ गया। ये पता है कौन सा आईफोन है? ओह गॉड, एनी गेसेस व्हिच मॉडल वुड दिस बी? 11 प्रो, दिस इज 12 प्रो मैक्स। 12 प्रो में 11 प्रो 12 मतलब प्रो नवंबर 2020 में मैंने खरीदा था। अब ये कवर क्यों लगाना पड़ा मेरे को? क्योंकि क्या हुआ, इज इट ब्रोकन? इसका कांच टूट गया पीछे से, कि कंप्लीटली ये गिर गया मेरे हाथ से और ये टूट गया। अब मेरा टीम मेंबर गया कहीं, वो नेहरू प्लेस घर के पास है, तो पता किया तो बोले यार 5-6 हज़ार रुपये लगे। मतलब चुपचाप 500 रुपये का कवर ले, पीछे लगा दे, अपने को क्या फर्क पड़ता है। एंड आज यूज हो रहा है, मेरे फोन्स जाते हैं, मेरा व्हाट्सएप जाता है, सब काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू हैव टू रियलाइज दैट रिच पीपल माइंडसेट इज दैट दे विल नेवर स्पेंड ऑन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। आप फोकस करो अपने ब्रांड पे खर्चा करने का। मैं कहता हूं कि अगर आप उधार की रोलेक्स, उधार का लुई विटॉन पहन के आओगे ना, तो आपको कोई नहीं देख रहा है, आपके रोलेक्स और आपके लुई विटॉन को लोग देख रहे हैं। आप रोलेक्स पहन के ऑटो से उतर गए तो क्या मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रह गया। Then you need to have that ecosystem, and for that ecosystem you need to have substantial income. जो दिखता है वो उधार है, जो नहीं दिखता है वो वेल्थ है। तो आपको फोकस ये करना है कि don't look at these gadgets and everything. This will exist today, this will exist tomorrow. You are going to work for 30 years of your life. चाहे आप फ्रीलांस करो, बिजनेस करो, जॉब करो, 30 साल आपने मिनिमम काम करना है। तो क्या आईफोन 30 साल में नहीं मिलेगा आपको? कभी मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या आपको वो जो ब्रांड आप पसंद करते हो कपड़ा, उसका मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो आज क्यों, सिर्फ सब कुछ आज क्यों करना है? प्रॉब्लम ये है, वी आर लुकिंग एट आवर हैप्पीनेस फ्रॉम अदर पीपल्स लेंस। तो अगर आप ये करते रहोगे तो प्रॉब्लम में रहोगे। देखिए, जस्ट इमेजिन कि आपकी पहली सैलरी लगी और उस पहली सैलरी से आपने अपने ऊपर उधार चढ़ा लिया। व्हाट इज दिस यार? ये कहां की मतलब समझदारी है? पहली सैलरी आई है आपकी और अब आप सोच रहे हो वेज टू टेक ईएमआई। यू आर थिंकिंग ऑफ हाउ टू टेक ईएमआई एंड कंज्यूम थिंग्स व्हिच यू रियली डोंट रिक्वायर। तो आप अपनी आगे की 4-5 साल की इनकम जो है वो खराब करो। मैं कहता हूं एक स्टोरी 24 आवर्स रहती है बट एक ईएमआई 24 मंथ्स चलती है। तो वो 24 आवर्स की स्टोरी के लिए आप 24 मंथ्स जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हो। पर क्या हमें ये नहीं करना चाहिए? फिर क्या जिंदगी ना जिए? हम तो एक ही बार जिएंगे, यू ओनली लिव वंस, योलो। तो ये सब चलता रहता है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट लिव। आई एम सेइंग कि एक तो आपकी इनकम जितनी है उसके हिसाब से करो, उधार मत लो, और उधार लेते हुए तो रूल बेस्ड लो। अगर आप ये सब चीजें मैनेज कर सकते हो
तो over some years you'll be able to do everything which you always wanted. But don't put the burden of everything on the first salary, first year salary, first year income कि पहले ही साल में सब करना है। राइट। या तो इनकम बढ़ाओ ना, बहुत अच्छी करो, 2 लाख रुपए महीने से स्टार्ट करो ऐसा कुछ काम। तो कुछ जो अगेन वही it comes to that. Either increase your income or manage your money well. That's it. अब जिन्होंने अभी अर्न करना स्टार्ट किया है तो सबसे पहले इन्वेस्ट करना है या सेव करना है? हमारे को ना रिस्क मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता कभी भी। रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेकिंग मनी, क्योंकि एक रिस्क आपके सारे पैसे को खत्म कर देता है। एक ही झटका चाहिए लाइफ में, एक ही कोविड चाहिए। 3 तरह के रिस्क होते हैं जिनको आपको कवर करना है। अगर आपने इन 3 रिस्क को कवर कर लिया है तो ब्रॉडली देन यू कैन लिव योर लाइफ वेरी वेल। द फर्स्ट रिस्क यू हैव टू कवर इज लॉस ऑफ इनकम। किसी की जॉब जा सकती है एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ 6-7 मंथ इमरजेंसी फंड। लोग कहते हैं सर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितने करोड़ चाहिए? 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। आपने कितने में किया? आप तो आपका पोर्टफोलियो तो 10 करोड़ का है, ये है वो है। मैंने भैया फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट करने के लिए 6 महीने का इमरजेंसी फंड चाहिए, ताकि आप अपने बॉस को बोल सको मेरे साथ बदतमीजी मत करना, ताकि आप किसी की सुनो ना, गलत मत सुनो एटलीस्ट, ठीक है? ताकि आप अपने स्किल बेचने जा रहे हो, आप अपनी इज्जत बेचने नहीं जाते ना, तो आप वो कर सको। बॉस भी उसके साथ ठीक से बात करता है जिसको पता होता है यार ये इसके पास ठीक ठाक पैसे हैं, ये चला जाएगा अगर मैंने ज्यादा बोला तो। उसको पता होता है मैं इसको प्रताड़ित कर सकता हूँ क्योंकि इसकी EMI चल रही है, ये मजबूर है, मजबूर है, जाएगा गाली देगा, वापस आ जाएगा काम करने। माई पॉइंट इज emergency fund is the level 1 of financial freedom, and this is what everybody misses and everybody is trying for that 2 crore rupees. छोड़ो ना, आएगा, वो भी आ जाएगा, चिंता मत करो, बहुत अच्छी लाइफ होती है, सब क्रिएट हो जाता है। और आज हमें बताने भी वाले हैं वो, सब बता दूंगा कैसे होगा। बट L1 इज क्रिएट एन इमरजेंसी फंड, ताकि लॉस ऑफ इनकम को आप फेस कर सको। लॉस ऑफ इनकम में आप एंजॉय कर सको। लॉस ऑफ इनकम, अरे कोई चिंता नहीं, पहले 15 दिन मैं घूमूंगा फिरूंगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, फिर मैं अपनी स्किल को अपग्रेड करूंगा। एंड इज देयर एनी स्पेसिफिक अमाउंट की अगर कितना होना आप चाहिए? सिंगल है, मतलब आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लोड नहीं है, तो 6 महीना इनफ। अगर आप शादीशुदा हैं, 2 लोग हैं, तो 8 से 9 महीना। एंड इफ यू हैव किड्स एंड अदर्स, मतलब थोड़ा डिपेंडेंसी ज्यादा, तो 1 साल का हो तो बेटर है। एंड हाउ मच अमाउंट, मतलब एक रफ आइडिया की? अमाउंट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्पेंड्स। आप कितना, हाँ, अगर आप स्पेंड ज्यादा करते हैं तो आपको ज्यादा चाहिए होगा, कम करते हैं तो आपको कम चाहिए होगा। प्रॉब्लम नंबर 2, रिस्क नंबर 2 इज हेल्थ। अगर कुछ हो जाए, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, तो देन यू शुड नो कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। सो जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन किया, सबसे पहला फोन करो एक इंश्योरेंस एजेंट को या फिर ऑनलाइन दिस वाज माय क्वेश्चन टू यू। यस, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। मैं टर्म इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, पहले हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। मिनिमम 15 लाख, 10 से 15 लाख रुपए के रेंज में होना चाहिए। हाँ, ये भी मुझे मिनिमम 10 से 15 लाख का कवर होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर मेरी कंपनी तो बड़ी अच्छी है, मेरे को उसने दिया हुआ कवर, कॉन्ग्रेचुलेशन, इट इज नॉट यूजफुल। व्हाई? बिकॉज नवमी की हेल्थ, संजय की हेल्थ, दोनों की हेल्थ अलग है, दोनों की हेल्थ रिक्वायरमेंट्स अलग है, दोनों के बॉडी टाइप्स अलग हैं, ट्रू, दोनों के डिजीजेस अलग हो सकते हैं। तो हाउ कैन वन प्लान बी देयर फॉर 10,000 एम्प्लॉइज? बट कंपनीज हैव टू डू दैट, और कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड, कंपनीज ऑलवेज विल ऑप्टिमाइज द की प्रीमियम लोएस्ट पॉसिबल हो बाय गिविंग सम मिनिमम टू द एम्प्लॉय। उसमें कवर भी बहुत छोटा होता है, वो डेजिग्नेशन वाइज होता है, 2 लाख का से स्टार्ट होता है, अप टू 20 लाख भी होता है, फिर बहुत सीनियर हो गए तो आप उस हिसाब से होता है। तो आप ये सब छोड़ो, अपनी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से आप एक इंश्योरेंस लीजिए, और वो मिनिमम 10-15 लाख रुपए की हो, और उसको आप ये समझो कि भैया हमने स्विगी जोमेटो में एक ऑर्डर कर दिया महीने का, वो उतना पैसा चला जाएगा, ज्यादा नहीं है, 1,000-1,500 रुपए में आपका काम हो जाना चाहिए पर मंथ में, जिसमें आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो चुके हैं। थर्ड है, अगर आप पे कोई डिपेंडेंसीज हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस ले लो। अगर आपको लगता है आपके पास कोई होम लोन है या आपके बच्चों की पढ़ाई, देखिए टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस वाज योर ड्यूटी विच यू कुडंट फुलफिल बिकॉज ऑफ योर डेथ। तो वो ड्यूटी की एक वैल्यू होती है कि मैंने लेट्स से घर का लोन लिया हुआ, 50 लाख का लोन है, बच्चे पढ़ाने हैं उसके लिए 50 लाख और चाहिए, बच्चों की शादी करनी है उसके लिए 50 लाख और चाहिए, तो 1.5 करोड़ रुपए अगर मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को मिल जाएगा तो दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ देयर लाइफ। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट एंड यू से कि चलो ठीक है, ये तो तीनों आपने रिस्क को कवर कर लिया, लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ लाइफ, तीनों कंडीशंस में नाउ यू आर कवर्ड। अब आप खुल के खेलो, मजे करो। जैसे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उन पे मैंने पैसा लगा दिया, नाउ हाउ कैन आई डिवाइड द फर्दर सैलरी? देखिए लोग है ना वो 50-30-20 ये सब हाँ, आई थिंक वो स्प्लिट सही नहीं है इंडिया। पहले आप बकेट बेस्ड चलिए। आपको याद है हमने मूवीज में देखा है, जैसे गुल्लक होता था, बहन की शादी का गुल्लक, माँ की आंखों के ऑपरेशन का गुल्लक, वेरी पॉपुलर, हाँ वेरी पॉपुलर मूवी, और उसमें ऐसा होता था। तो वो गुल्लक आपको बनाने हैं। अब वो गुल्लक उस टाइम फिजिकल थे, अब डिजिटल है।
ठीक है? ठीक है। तो ये गुल्लक पे जो लिखा होता था ना, वो गोल होता था उसका, कि बहन की शादी है, मतलब वो गोल है ना एक। जैसे घर में बेटी पैदा हुई तो पेरेंट्स क्या करेंगे, जाके जमीन का टुकड़ा ले लेंगे कि चलो ठीक है, जब बेटी 25 साल की हो जाएगी, जब उसकी शादी करानी होगी तो ये जमीन बेच देंगे। तो उनको पता है कि ये रियल एस्टेट 25 साल में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उस टाइम पे आप बेच देंगे, एंड इट विल बी इनफ टू सर्विस दैट मैरिज रिक्वायरमेंट। या फिर कुछ फैमिलीज में होगा कि यार अब घर पे बेटी हुई है तो फॉर एग्जाम्पल हर महीने हम जाके 1 ग्राम गोल्ड ले लेंगे, हाँ, या 2 ग्राम या गोल्ड उसके ले हर लेंगे। बर्थडे पे एक ज्वेलरी या कुछ एक गोल्ड उसके लिए ले लेंगे। तो ये क्या, ये एसआईपी होगी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होगा कि यार जिस दिन करेंगे उस दिन गोल्ड का भाव बहुत होगा, तो आज से ही चालू कर देते इकट्ठा करना। सो दिस इज गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। हमें अब जो हमारे पास पैसा बच गया, क्योंकि हमने रिस्क्स को कवर कर लिया है, अब हमें गोल्स पे फोकस करना है। अब हमारे को लाइफ एंजॉय भी करनी है। नौमी को 4 साल बाद एक 20 लाख की गाड़ी चाहिए, ठीक है, 6-7 साल बाद एक 1 करोड़ का घर चाहिए, हर तीसरे चौथे साल एक इंटरनेशनल वेकेशन चाहिए, हर साल एक छोटी इंडियन वेकेशन चाहिए, उसके बाद उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर रिटायर भी होना है ताकि वो आराम से जिंदगी को एंजॉय। तो दिस बिकम्स योर गोल। अब इन हर गोल्स के पीछे एक नंबर जाएगा। अब देखिए, ये नंबर ऐसा नहीं कि अगर आप 50,000 की सैलरी पे तो आप बोलो यार मेरे को 4 साल में 50 लाख की गाड़ी चाहिए, फिर वो सेविंग से इन्वेस्टिंग से नहीं होगा, फिर वो आपकी एक्टिव इनकम से होगा। अगर आप अनरीजनेबल गोल्स रखते हो तो अनरीजनेबिलिटी फिर अपने ऊपर डालो, इन्वेस्टमेंट्स पे मत डालो, ठीक है। देन अपेक्षा इन्वेस्टमेंट से नहीं, अपने आप से होनी चाहिए कि मैं करूंगा भाई, मैं मेहनत करके 50 लाख की लेवल का गाड़ी लेके आऊंगा। देखो, पर अगर आप बोलते हो मैं 50,000 की इनकम आज करता हूँ और मैं 7 लाख की गाड़ी लेना चाहता हूँ, 8 लाख की गाड़ी लेना चाहता हूँ 2 साल बाद 3 साल बाद, दैट साउंड्स लॉजिकल। तो आप लॉजिकल गोल्स बनाइए, गोल्स को टाइमलाइन दीजिए और उसके हिसाब से आप निवेश करना चालू करिए। आपको सेविंग्स करने की अब फर्दर जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 6 से 9 महीने का एक फंड बना लिया। अब आपको सिर्फ गोल्स पे फोकस करना है। मेरे जीवन के गोल्स क्या है? बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, बहुत कुछ, मतलब जो भी लाइफ इवेंट्स है, बहुत लाइफ इवेंट्स है, जो लाइफ इवेंट्स होंगे उसके लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास फैमिलीज आती हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहेंगे अंडर ग्रेजुएट करनी है, बच्चे ने इंजीनियरिंग करनी है, तो आज इंजीनियरिंग समझो मेरे हिसाब से 4 साल की इंजीनियरिंग मिनिमम कहीं भी करोगे तो 10 लाख रुपए से नीचे नहीं है। अब बच्चा 5 साल बाद इंजीनियरिंग करेगा तो वो 10 लाख हो सकता है 5 साल में 15 लाख हो जाएगा, तो आपको 15 लाख की तैयारी करनी है। तो आज से आप थोड़ा थोड़ा जोड़ना चालू कर दो, एक एसआईपी कर लो। अब वो कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है पूरा एसेट एलोकेशन का, बट एटलीस्ट आप एक अमाउंट जो है सिस्टमैटिकली डाल सकते हो। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बोला था कि आप जब पॉलिसी, कुछ लोग पॉलिसीज लेते हैं ना 20-20 साल की, बोलते वो मत लो, जो करना है उसके लिए एक एसआईपी कर दो। अब बोले ना मैं ये पॉलिसी ले रहा हूँ मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो ऐसे सिर्फ सच में मतलब एसआईपी इज जस्ट अ हाइप या मतलब रियल में इट इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड आप कितना सपोर्ट करते हो इस चीज़ को? मैं तो हुई एसआईपी का ब्रांड एम्बेसडर, एसआईपी एसडब्ल्यूपी का ही ब्रांड एम्बेसडर हूँ। इट्स अ सिंपल वे टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ। लाइफ में वही लोग फंसते हैं जिनकी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस होती है किसी भी चीज़ से, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। जहां भी आपकी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगी ना, वो जगह आप खराब कर बैठोगे। तो इन्वेस्टमेंट में लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं एसआईपी करते हैं, अच्छा एक क्लिप सुन लेंगे कि भाई 10 साल करना चाहिए, 20 साल करना चाहिए, शुरुआत कर देंगे, शुरुआत करने के 1 साल में कुछ रिजल्ट दिखता नहीं है तो बोले यार ये तो बेकार काम था यार, हमें तो लगा था रिजल्ट आएगा। अरे तुमने करी 10 साल के लिए, तो 1 साल बाद क्यों चेक कर रहे हो भाई? आप जब स्कूल ज्वाइन करते हो तो क्या अगले साल देखते हो कि यार मेरे को जॉब लग जाए? आप स्कूल में तो तैयार हो 12 साल पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग जाते हो तो 4 साल पढ़ने के लिए तैयार हो, मेडिकल जाते हो 5 साल पढ़ने के लिए तैयार हो। तो ये भी तो भाई टाइम दो ना इस चीज़ को। जॉब ज्वाइन करते हो तो पहले दिन थोड़ी सीईओ बनते हो, पहले दिन आप एक असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, एग्जीक्यूटिव बनते हो, फिर आप आपके करियर में चढ़ते हो आगे, 10-15 साल बाद आप अपना गोल अचीव करते हो सीईओ बनने का, जो भी आपने गोल रखा होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है। शॉर्ट टर्म में अगर आप रहते हैं तो आपका एसेट एलोकेशन अलग होना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रिस्क क्या होगा, रिवॉर्ड्स क्या होंगे, कितना परसेंटेज अज्यूम करना चाहिए, कितना एसआईपी करना चाहिए। पर जो रहा है, देखो मैंने जितनी वेल्थ बनाई है एसआईपी के थ्रू बनाई। बट ओके, आइडियली एक नॉर्मल इंसान जो 50,000 रुपये कमा रहा है तो उसको आपके हिसाब से कितना एसआईपी में हर मंथ डालना चाहिए? इट्स अ फंक्शन ऑफ हिज गोल्स, इट्स अ कंप्लीट फंक्शन ऑफ हिज गोल्स। उसको गोल क्या है? अगर उसका गोल है कि मैं कुछ नहीं सर, मैं तो जीवन जीता रहूंगा, मुझे एक लेगेसी वेल्थ बनानी है, तो आप अलग तरीके से इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। दूसरा है कि नहीं जी मेरे 6 गोल्स हैं सर, मेरे को गाड़ी भी खरीदनी है, बच्चों को बाहर भी भेजना है, ये भी करना है, वो करना है, तो आपको उसके हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। देयर इज नो सेट रेशियो फॉर, मतलब देखिए इन्वेस्टमेंट इज वेरी पर्सनल। फाइनेंस में ना वर्ड यूज होता है पर्सनल फाइनेंस, तो फाइनेंस इज मोर पर्सनल दैन फाइनेंस। आपके पैसे की रिक्वायरमेंट, पैसा सेम है, आपके सामने 10,000 रखेंगे, मेरे सामने 10,000 रखते हैं, ठीक है। आप उस 10,000 के साथ क्या करोगे?
और मैं उस 10,000 के साथ क्या करूंगा, वो टोटली अलग होने वाला है, सेम नहीं होगा। आप कॉपी नहीं कर सकते कि संजय सर आप बताओ क्या करने वाले, मैं तो सारा 10,000 डाल के SIP में डाल दूंगा 20 साल के लिए, आप कर पाओगी? नहीं कर पाओगी। सो एंड ऑफ द डे your personal finance is totally dependent upon your life situations, is totally dependent upon your goals, and then उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट प्लान तय होता ठीक है। है। बट आप एक रेशियो बोले कि सर मिनिमम कितना डालना चाहिए? हाँ, मतलब आइडियली मैं कहूंगा कि मिनिमम 20 से 25% आपको अपनी invest सैलरी का करना ही चाहिए। एंड एज एंड व्हेन योर सैलरी गोज अप, दिस नंबर शुड गो अप टू 40%। एक स्टेप अप करते होना रहो चाहिए इसको। हर साल। देखिए मैं एक और इस स्टेप अप कैसे करना चाहिए। अब सर बोलते हैं सर इन्फ्लेशन है, ठीक है, आप तो कह रहे हैं इतनी तो करोड़ों सैलरी बढ़ती नहीं जितना स्टेप अप हाँ, करने को बोल तो रहे हैं। नहीं, तो फिर आप अपना लाइफस्टाइल भी उतना मत बढ़ाओ ना। फिर किसने बोला अपना लाइफस्टाइल बढ़ाओ? अगर आप अपनी सैलरी नहीं बढ़ा पा रहे तो आपका अधिकार नहीं है लाइफस्टाइल बढ़ाने का। अगर आप अपना लाइफस्टाइल बढ़ाना चाहते हो तो अपनी तनख्वाह इनकम बढ़ाओ। आप पिछले साल तक जी एक नॉर्मल दूध पीते थे थैली वाला, अब आपको जो A2 पीना है वो तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, वही 25,000 की 25,000 है, नहीं भाई अब हम A2 पियेंगे। तो फिर आप गलत कर रहे हो ना अपने साथ। A2 लायक तो बनो, पहले खुद तो लायक बनाओ उसको। बोले नहीं अभी तो हम जाके वो सरोजनी नगर से कपड़े खरीदते थे, अब हम जाके शोरूम से खरीदेंगे। खरीदो, बिल्कुल अधिकार है आपका, तनख्वाह बढ़ी क्या? कल मैं नॉर्मल ब्रेड खरीदे, मुझे साडो खाना है। साडो खाना है, तो हमारा तो पता भी नहीं ये सब होता क्या था, ठीक है। A2 तक तो पता था। नहीं हाँ नहीं ट्रूली So always remember that the growth of anything is a direct function of your income. और मैं लोग कहते हैं सर आप इन्वेस्टमेंट सिखाते हो, पैसिव इनकम सिखाते हो, मैं फोकस करता हूँ एक्टिव इनकम इज मच मोर इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने अपनी इनकम को बहुत तेजी से बढ़ाया। आई वॉज अ फंक्शन, माई एंटायर इन्वेस्टमेंट्स एवरीथिंग वॉज अ फंक्शन ऑफ माई इनकम। मतलब व्हेन आई वेंट आउट ऑफ जॉब आई वॉज एट 8 figures। तो आप समझ सकते हो कि कितना मैंने अपने लिए अपने आप को इंप्रूव किया होगा उधर तक पहुंचने के लिए। ट्रू। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, आई एम नॉट बोस्टिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि यही आपसे बेहतर इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में कोई म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं देगा, कोई क्रिप्टो रिटर्न नहीं देगा, कोई स्टॉक रिटर्न नहीं देगा जितना आप अपने आप को रिटर्न दे सकते अपने हो। आप को दे सकते हो, राइट। तो इन्वेस्ट मोर इन योरसेल्फ। और वही लोग डरते हैं मैं क्यों ये कोर्स करूं, मैं तो पैसे वेस्ट कर बैठूंगा। हाँ, पर वही रात इसका को फायदा मुझे क्या स्विगी से मिलेगा? 1000 रुपए का ऑर्डर हो जाता है कि 4 दोस्त आए हैं, बोले यार ये वाली आइसक्रीम मंगा ले, ये कर ले, 1000 रुपए गायब, किसी को परवाह भी नहीं है। बट सेम व्यक्ति को बोलते यार 1000 रुपए का ये कोर्स खरीद ले, वो 5000 सवाल पूछेगा उस कोर्स में, फिर भी डिसीजन नहीं लेगा। राइट। सो यू हैव टू योर स्पेंड्स टेल योर प्रायोरिटीज। अगर आपका कोई टेबल देख ले खर्चों का, तो उससे आपकी लाइफ की प्रायोरिटी पता चल जाती है कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो मतलब वी कैन से कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ, दैट इज टोटली अप टू मी। Absolutely. About it is totally dependent on your goals. तो अब क्योंकि हम SIP की बात कर रहे हैं, तो SWP के बारे में भी अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं, एंड व्हाट्स द डिफरेंस, एंड मतलब किसके लिए कौन सा ज़्यादा फिट है बेस्ट? देखिए SIP जो है, आप समझिए आप एक पेड़ उगा रहे हैं। हाँ। आपने बीज डाला, उसको पानी डालते रहे, और एक समय के बाद एक बड़ा विशाल पेड़ हो गया। अब पेड़ का काम क्या होता है? वो आपको फल देता है, छांव देता है। दैट इज SWP। तो जब आपका पेड़ बन के तैयार हो गया, वो हर ऋतु में आपको फल देगा। वो फल जब आप खाते हो तो उसको हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ पेंशन। आपने पहले समझे, एक उदाहरण लेते हैं, हाँ। कि आपने 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट किया ठीक है। फॉर अ स्पैन ऑफ 20 years, Done. एंड आप 12% CAGR से पैसा कमा पाए, तो आपका 10,000 का वैल्यू बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 crore रुपीज। 1 करोड़, हाँ। अब आपने तय कर लिया जी इस 1 crore रुपीज में से मैं, फिर से आप 12% कमा रहे हो, तो मैं 1 लाख रुपए महीना जो है विड्रॉ करूंगा। तो आप 1 लाख रुपए महीना आराम से अगले 20 साल के लिए विड्रॉ कर सकते हो। आपका कैपिटल टच भी नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। पर वही अगर आप कहते हो मैं 1 लाख नहीं, मैं 75,000 विड्रॉ करूंगा, थोड़ा कम विड्रॉ करूंगा, और फिर भी 12% पे कंपाउंडिंग होगी, तो आप 75,000 विड्रॉ भी कर चुके होगे पर मंथ, which is 9 lakh a year, which is in 20 years 1.8 crores। तो 1 करोड़ में से 1 करोड़ 80 लाख रुपए आप निकाल चुके हो, और 1 करोड़ की वैल्यू करीबन 3 करोड़ हो जाएगी। सो दैट इज द पावर ऑफ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इट्स वेरी वेरी पावरफुल। कंपाउंडिंग इज अ मैजिक। अचानक से मैजिक हो जाता है उधर, पर उसको समय देना पड़ता है। द बिगेस्ट हीरो इन आवर पिक्चर इज टाइम, और उसको हम सबसे पेशेंस। अब उसको आप सोचो, आपने स्क्रीन पे बेस्ट एक्टर को ले लिया है अपनी टीवी मूवी में, आपने 2.5 घंटे की मूवी है, और आपने बेस्ट एक्टर इंडिया का जो है उसको ले लिया, जो भी आपके माइंड में आता है, सबके अलग अलग होते हैं। तो जो भी आपको लगता है धुरंधर के बाद, जैसे रणवीर सिंह है जी, नंबर 1 एक्टर है, ले लिया जी, उसको 50 करोड़ भी दे दिए, 100 करोड़ दे दिए,
और उसको स्क्रीन टाइम 2 मिनट का दिया, तो आपका तो फायदा वेस्ट हो गया नहीं, ना। yes. प्रिसाइसली। तो कंपाउंडिंग का जो हीरो है वो टाइम है, तो टाइम को स्क्रीन पे सबसे ज्यादा टाइम दो, मतलब जितना टाइम रहोगे उतना ही कंपाउंडिंग हो जाएगा। सर अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी जो व्हेन आई वाज हियर इन माय न्यूज़ रूम, तो मैंने बताया कि यू आर गोइंग टू बी विद अस, तो देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेशली मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे मेरी लाइफ को मिस आउट नहीं करना है और पैसे सेव भी करने, तो आप बताइए क्या तरीका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। जिसने भी पूछा उसको मेरी तरफ से जो है, हाँ थैंक यू जप्पी, जो भी है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रायोरिटाइज। वॉरेन बफेट एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि लाइफ के 10 गोल्स लिखो और उसमें से टॉप 5 को टिक कर दो, बाकी 5 को क्रॉस कर दो। व्हाट मेक्स यू हैप्पी कैन नॉट मेक मी हैप्पी, ठीक है। पर होता क्या है कि हम जब एक सर्कल में होते हैं, 10-20 दोस्त होते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार सबकी हैप्पीनेस ही मेरी हैप्पीनेस है। आप इस गार्ब में कि मुझे जीना भी है, योलो यू ओनली लिव वंस, ये वो जो भी है, ये गार्ब में आप जो है गलत फाइनेंशियल डिसीजंस मत लो, नहीं तो आगे बहुत पछताओगे। मेरे को लोग बोलते हैं सर अगर मैं जल्दी मर गया तो, मतलब तू उसकी चिंता मत कर, तूने ये हरकतें करी और तू ज्यादा जी गया तो तेरी मौत से भी बदतर हालत हो जाएगी। फिर तू प्रे करेगा कि मैं निकल लेता, ज्यादा अच्छा होता। तो मैं कहता हूं भाई बैलेंस कर लो। डोंट फियर दैट यू विल डाई अर्ली, फियर दैट यू विल लिव लॉन्ग एंड देन व्हाट विल यू डू। फिर आपकी गुलामी चलेगी 70 की उम्र तक, 80 की उम्र तक, देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस रैट रेस। बड़ा सिंपल है, अपने गोल्स को लिखो, हैप्पीनेस गोल्स को लिखो, नाम लिखो हैप्पीनेस गोल्स। व्हाट मेक्स मी हैप्पी? यू वांट एन आईफोन, ग्रेट, बाय एन आईफोन, बाय आफ्टर 24 मंथ्स, बाय यूज्ड, बाय 3 मॉडल्स बैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। 12 प्रो मैक्स भी उतना ही अमेजिंग दिखता है जितना 17 प्रो मैक्स दिखता है, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से प्लान करो। योर हैप्पीनेस शुड बी क्वांटिफाइड एंड शुड बी अचीवेबल एंड शुड नॉट गिव यू पेन। लोग सोचते हैं घर खरीदना है, चलो जी आज मैं 2 बेडरूम खरीद सकता हूं, मैं 3 बेडरूम ले लेता हूं, ले लिया। उसको फैक्टर ही नहीं करते टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को, उसकी मेंटेनेंस ज्यादा है, उसका बिजली का बिल ज्यादा है, उसका मेड का एक्सपेंसेस ज्यादा है, उसका टोटल ओवरऑल एक्सपेंस ही ज्यादा है। बाद में जी घर ले लिया, खुशी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ की 70% इनकम जा रही है ये सब चीज़ों में, 30% इनकम बचती है, उसमें क्या खाएं, क्या घूमें, क्या मस्ती करें और क्या बचा लें। तो सर मेरे और भी है काफ़ी क्वेश्चन जो मैं पूछूंगी, बट क्योंकि घर की बात हुई है तो अब बता ही दीजिए, घर खरीदना है या रेंट पे रहना है? देखिए, जब तक आप घर को खरीदते वक्त उसको एसेट की तरह खरीदेंगे तो आप नहीं खरीद पाएंगे। बाय इट लाइक एन एक्सपेंसिव परचेज। आप तो फीमेल, आप हमारे भी कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनको हैंडबैग्स का बड़ा शौक होता है। हाँ ऑफ कोर्स, है ना। आई थिंक बहुत दिल के करीब है ये। वहां में कुछ भी बोलता हूं मेरे को बैकलैश आ जाता है। when you told ना कि अरे ये पिक्चर बना दे, तो it is my dream कि I will buy that LV one day। भले मैं उसे कर रही हूँ लेकिन of course वो लेना है मुझे। वो मेरी एक फ्रेंड उसने खरीदा 3.5 लाख का बैग, इतना सा आया, तो मेरे घर पे वो मुझसे मिलने आया, तो मेरी मम्मी थी वहां पे। मतलब मम्मी जस्ट गेस इस बैग की कॉस्ट क्या होगी। अच्छा, मम्मी ने भी बेचारी ने पूरा अपना मैक्सिमम दिमाग खोल के बोला 25,000 रुपए का होगा, और वो था कुछ 3.5 लाख रुपए का। सो पॉइंट इज कि आप फीमेल्स के लिए हैंडबैग है। अब आप बोलिए कि इतने से हैंडबैग की कीमत 3.5 लाख तो नहीं है। एक बहुत बड़े ब्रांड का तो ये लीक भी हो गया था कि उनका 4,000 में बैग बनता है जो 2.5 लाख में बिकता है। हाँ, और बाहर ठीक है बनता है, स्वेट शॉप्स में बनता है या फिर बांग्लादेश में बनता है, ये सब जगहों में बनता है। तो 4,000 वाली चीज वो 2.5 लाख में बेचना ही तो सबको पता है, क्योंकि वो टैग लग जाता है। ठीक है, तो यानी कि पीपल हु आर बाइंग दैट आर नॉट बाइंग इट फॉर इट्स फंक्शनैलिटी, दे आर बाइंग टू लुक रिच, एंड दैट्स द फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर। कि अगर आप अमीर दिखने के लिए कुछ खरीद रहे हो तो उससे ज्यादा तो तेज कोई तरीका ही नहीं कि आप गरीब हो जाओगे। चलो कोई नहीं, ये आपका मन है। वो 2.5 लाख का बैग है, उसमें 2.5 रुपए रखने, हाँ मतलब उसमें जो सामान है उसकी वैल्यू ही नहीं है। 2,500 रुपए रखने की जगह नहीं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इसके घर खरीदना चाहिए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल खरीदिए जब आप उसे अफोर्ड कर सकते। देखिए, अफोर्ड का मतलब बड़ा सिंपल है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है उस घर की, वो आपकी मंथली इनकम का 40% से कम होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ईएमआई ना, ईएमआई टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का एक पोर्शन है। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में ईएमआई होती है, उस घर की मेंटेनेंस होगी। अब आप नोएडा रहती हैं, कोई भी 2 बेडरूम घर ले लीजिए, यहाँ पे मेंटेनेंस 4,000 रुपए महीने से कम नहीं है। राइट, तो वो भी तो कॉस्ट है ना उस घर में रहने की। ठीक है, तो वो भी जोड़िए, उसका बिजली का बिल जोड़िए, और हर साल उसका अपकीप में कुछ जाएगा, कभी कोई डोर टूट गया, और जितनी भी यहाँ सोसाइटीज है मेजरली, उनके फिर इलेक्ट्रिसिटी के भी चार्जेस अलग होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ उसको जोड़िए, ये सारा जोड़िए,
लोग क्या कहते हैं, लोग करते हैं कि अब ईएमआई मेरी हो जाए 40%, बस हो उसको गया। भी मम्मी पापा बोलते हैं बेटा थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले, कोई चिंता नहीं है, तू 50 कर ले। अब आपने 50 ईएमआई कर ली, उसके बाद 20% आपके ये खर्चे हो गए, तो 70% तो आपका एक घर लेके जा रहा है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अगर आपका 40% से नीचा है तो कृपया जाके अपने सपनों का घर खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डोंट कंफ्यूज इट बिटवीन एन एसेट एंड एन एक्सपेंस। द हाउस इज एन एक्सपेंस, इट विल ओनली बिकम एन एसेट जिस दिन आप उसको बेच दो, और उसको आपने 2 करोड़ का बेच के 1 करोड़ का घर लिया, तब वो एसेट बनता है। अब मेरे को लोग बोलते हैं सर मैं जो घर लूंगा उसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी, तो मैंने भाई तू बेडरूम बेचेगा, बाथरूम बेचेगा, किचन बेचेगा, ऐसे तो नहीं बेचेगा ना। अच्छा, जिस दिन बेचेगा उस दिन दूसरा घर लेगा, वो भी तो उतने में ही मिलेगा या थोड़ा जेब से ज्यादा ही डालना पड़ेगा। तो जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि भाई मैं नोएडा में रहता हूं, 10 साल बाद नोएडा छोड़ के मैं गांव चला जाऊंगा, उस दिन 2 करोड़ का यहां घर बेचूंगा, 50 लाख का जमीन लूंगा, वो 1.5 करोड़ एसेट है आपका, पर वो उस दिन है जब वो बिकेगा। जो दिन वो बिकेगा, तब तक आपके लिए वो एसेट नहीं है, वो खर्चा है। मनी के ना 4 फॉर्म्स होते हैं नॉमी। पहला है आपका इनकम, सेकंड है एक्सपेंस, तीसरा है एसेट, चौथा है लायबिलिटी। आपको पता होना चाहिए जो आप ले रहे हो या खर्च कर रहे हो वो इनमें कहां गिरता है। कुछ लोग उधार को इनकम मान लेते हैं क्योंकि उधार अंदर आ रही होती है, बोलते हैं यार मैंने तो इनकम हो गई, अरे काय की इनकम हो गई, उधार है भाई वापस करना है। ट्रू। अब घर को आपने एसेट मान लिया, एसेट का एक ही पर्पस होता है, एक ही पर्पस होता है एसेट का, आपको इनकम देना। और वो दे नहीं रहा है, वो दे नहीं रहा, तो वो तो आपसे ले रहा है, तो Right. उसको राइट जगह कैटेगराइज तो करो। आप उसको एक्सपेंस में कैटेगराइज कर दो, तो आप खुश रहोगे कि हाँ यार मैंने खर्चा किया, मैंने महंगा 3.5 लाख रुपए का लुई विटॉन का बैग लिया है जी, मेरी है औकात लेने की, मैं ले लिया। तो हाँ जी मैंने 2 करोड़ का घर लिया है, बिल्कुल लिया है, क्यों, मेरी औकात है लेने की, तो अपनी औकात बनाओ, घर लो, 2 का लो, 200 करोड़ का लो, लोग ले रहे हैं। हमारे ना एक कहावत होती है कि 8 आने में महंगा 1 रुपए में सस्ता। हाँ। लाइफ में ना आपकी इनकम ग्रो होती है। मेरा घर जो बॉम्बे में है मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर ने लिया था 2003 में, व्हेन 2003 में ही वाज 39 ईयर्स, ऐसा हाँ 39 के होंगे। तो वो घर जब मैं जॉब चालू किया ना, मैं उधार लेके भी नहीं ले सकता था, मतलब मुझे इतना उधार ही नहीं मिलता बैंक से कि मैं वो घर ले पाता। राइट। और आज वो घर मैं 5 बार ले सकता हूं अपने कैश एंड बैंक से, सेम घर। मतलब जो घर मैं 18-19 साल पहले उधार लेके नहीं खरीद सकता था, आज मैं उसी घर को 5 बार खरीद सकता हूं, मुझे उधार की जरूरत नहीं है। कैश। तो क्या चीज की वैल्यू ज्यादा बढ़ी, मेरी या घर की? मेरी। ऑफ कोर्स। तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ ना, उस पर फोकस करो शुरू में, बाद में ले लेना घर। कहाँ घर भागा जा रहा है? तो मतलब लोन लेना चाहिए कि नहीं, मतलब अगर बिल्कुल loan- लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कितना लेना हाँ चाहिए? बस, फर्स्ट ऑफ ऑल लोन को 2 कैटेगरीज में डालो, गुड डेट, बैड डेट। गुड डेट क्या होता है, जब आप लोन लेके कुछ क्रिएट करते हो, जैसे आपने घर ले लिया तो कुछ क्रिएट हुआ और आपने उसका एक्सपेंस नॉक ऑफ करा, आपका रेंट बच गया, तो आपने एक जगह कवर कर ली और उससे कुछ क्रिएट कर लिया। सेकेंड है, आप जैसे गुड लोन में और क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है मेरे पास एक यार बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, मैं कोई प्रोडक्ट अच्छा बना सकता हूँ। मैं जैसे मैं फीमेल से मिला, शी सेड मैं कैंडल्स बहुत अच्छी बनाती थी, तो उन्होंने स्टार्ट किया काम, आज 20 लाख रुपीज़ पर मंथ की कैंडल बेचती हैं, 4 लाख रुपए मुनाफा कर लेती हैं घर पे बैठे, बट उसके लिए उन्होंने 5 लाख 6 लाख रुपए का लोन लिया था। ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड, लोन लिया, बिजनेस क्रिएट कर दिया। सो वेन एवर अ लोन इज टेकन फॉर क्रिएशन, इट इज गुड लोन। उसमें आपको फोकस ये रखना कि आपके जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, यानी ईएमआई प्लस खर्चे, उस पर्टिकुलर एसेट के खर्चे शुड बी लेस देन 40% ऑफ योर इनकम। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो 40,000 से कम रखो, आप खुश हो। आपकी टोटल ये मतलब बेसिकली अगर मैं 60,000 और मैं 1 लाख कमाती हूँ आपकी तो टोटल ईएमआई 55,000 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए टोटल, जो सारी EMI, ईएमआई सॉरी, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है प्लस ईएमआई, Okay. आपकी 55,000 से ऊपर नहीं ऊपर नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर प्योर ईएमआई बोलूंगा तो मेरे हिसाब से ज्यादा 40% होनी चाहिए, which includes home loan EMI, car loan EMI, All the which EMIs. includes your iPhone EMI, your travel EMI, It any has to EMI. be 40,000, It has to be not less more than 40%. I think you will live a very beautiful and a comfortable life. बहुत मजे से जियोगे आप। अच्छा, इसमें क्या होता है नमी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं बैड डेट जब आप लेते हो, आपने आईफोन लिया या फिर कंजम्पशन के लिए लोन लिया, आजकल तो हमने देखा है जिसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, जो या मुझे फिर कुछ जीरो कमा वैल्यू के नहीं है। दे फॉर रहा। एग्जाम्पल आज के दिन जो सबसे बड़ा लोन कैटेगरी आपको पता है क्या है? ट्रैवल। लोग ट्रैवल के लिए लोन ले रहे हैं, ये एक्चुअली मतलब इज इट गुड और बैड? ऑफ कोर्स इट्स बैड। see again it is a bad loan. It's a It's like bad consuming loan. alcohol, but there are people who consume alcohol once a month, so they enjoy and
दे टेक केयर ऑफ बट ट्रैवल के लिए लोन मतलब ये ये एक्चुअली आपका मुझे माइंडसेट समझ है नहीं ना, आया। ये आपका माइंडसेट है। आई एम ओके विद द ट्रैवल लोन टिल द टाइम इट इज लेस देन 15% ऑफ योर इनकम। दैट्स अ बैड लोन। आप कोई भी बैड लोन ले लो, कोई चक्कर नहीं है। जो भी कंजम्पशन करना है, जो करना है करो, उसके बाद आप जाओ स्काई डाइव करो, जो करना है करो, नो प्रॉब्लम। बट कीप दैट ईएमआई लेस देन 15% ऑफ योर इनकम। इसमें फायदा क्या है कि अब आप अगली ईएमआई कब ले पाओगे? दो कंडीशंस में ले पाओगे। पहली कंडीशन ये है कि पिछली ईएमआई खत्म हो जाए, खत्म हो गई, हाँ। विच इज वेरी गुड, आपके Right. ऊपर से एक लायबिलिटी छूट। दूसरी कंडीशन आपकी इनकम बढ़ जाए, विच इज अगेन वेरी गुड। तो इससे क्या होता है ना, जब आप रूल बेस्ड स्पेंड्स करते हो तो आप कभी भी गलत नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं योर स्पेंड्स शुड बी रूल बेस्ड एंड योर इन्वेस्टमेंट्स शुड बी गोल बेस्ड। गोल बेस्ड। तो अब घर के लिए ईएमआई लेना इज अ गुड, अगेन इट इज गुड टिल द टाइम यू कैन अफोर्ड इट। वही आप हाँ, कैटेगराइज उसको एक्सपेंस की तरह फॉर्मूला करो। इज सेम। हाँ, बेसिकली आपको बिल्कुल। ये फॉर्मूला, ये रूल फॉलो करना है। खर्चा, आपका घर एसेट नहीं है, आपका घर खर्चा है, और खर्चा वो किया जाता है जो आप अफोर्ड कर सकते हो। राइट। period। अगर कोई पे चेक टू पे चेक जी रहा है, सेव कैसे करे? क्योंकि वो पे चेक टू पे चेक रह रहा है, 25th को उसकी सैलरी खत्म हो रही है, तो क्या करूं मैं सेव करने के स्टेप्स दे लिए? दूं? हाँ हाँ, स्टेप नंबर 1, बजटिंग करो। ओके। मोस्ट अंडररेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटी है ये हमारे जनरेशन की। हमारे पेरेंट्स लिखते थे पेपर पे कहाँ खर्चा हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज कोई नहीं लिखता। डायरी माय डैड यूज्ड टू, एंड अब तो इतने सारे ऐप्स आप तो सब कुछ है आपके पास है। We अरे have एक्सेल ले लो those यार, हैं, खत्म करो। हाँ। सिंपल, सबको एक्सेल शीट यूज करनी आती है। सिंपल है ना, अपना यूपीआई खोलो और एक्सेल कर दो। तो दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 करते ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा आपकी गलती कहाँ हो रही है। और मेजरली आपकी गलती हो रही होगी जब आप बाहर जा रहे हो खाना खाने, या फिर आप घर पे ऑर्डर कर रहे हो। यहाँ पे आपकी 70-80% गलती यहीं हो रही है। True. ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को स्मोकिंग की हैबिट होती है, तो वो रियलाइज करेंगे यार हम तो 200 रुपए स्मोकिंग कर रहे हैं डेली। चलो मैं कहता हूँ वैसे तो गलत है, 0 होना चाहिए, बट अगर फिर भी आपको है अभी, तो आप उसको हाफ कर लो, 50 रुपए दिन का बचा लो। मम्मी 50 रुपए दिन का 1500 रुपए महीने का होता है, साल का 18,000 होता है। आप एक गोल पूरा कर सकते हो उससे। और वो अगर एसआईपी में चला गया है, मैं कहता हूँ वो छोड़ो, आप मजे कर लो, मजे कर कुछ लो, और कर लो ना। बिल्कुल, आप अपनी 18,000 हेल्थ को हैम्पर कर रहे हो, हेल्थ ना हैम्पर करके कुछ और कवर कर लो आप। एटलीस्ट पेचेक टू पेचेक मत जियो। सो फर्स्ट इज डू योर बजटिंग। सेकंड इज लुक एट योर एक्सपेंसेस which are unnecessary and taking a lot of money away from you. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, वर्क ऑन 3 बैंक अकाउंट सिस्टम्स। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस समय यूपीआई है। दोस्त भी है, दुश्मन भी है। दोस्त है क्योंकि उसने ईज कर दिया, दुश्मन है क्योंकि उसने ईज कर दिया। दोनों रीजन से, एक ही रीजन से वो दोस्त भी है, दुश्मन भी है। हाँ। तो लोगों की गलती क्या है नौमी यहाँ पे वो सैलरी अकाउंट को यूपीआई से लिंक यूपीआई से लिंक कर देते आप हैं। मत करिए। आपकी 50,000 की सैलरी आती है, आप 10,000 रुपए एक अलग अकाउंट में डाल दीजिए और उससे यूपीआई लिंक करिए। वो 10,000 खत्म, आपका महीना खत्म। अब वो महीना 15 को खत्म हो रहा है, 20 को खत्म हो रहा है, 25 को हो रहा है, या पूरा कर रहे हो, वो अब आपके ऊपर है। तो जिस दिन आप अपने 3 बैंक अकाउंट सिस्टम पे आ जाओगे, सैलरी, इन्वेस्टमेंट, expense. Expense. I am telling you, nobody can. You will become unbeatable. Even at a 25,000 salary, you will be better than a 2 lakh rupee salary. Now one more question. मैंने अभी अर्न करना स्टार्ट किया है, तो मैं शुरुआत में अग्रेसिवली सेव करूं या पहले मैं लाइफ एंजॉय करूं और फिर 30s 40s में सेव करना स्टार्ट करूं? देखो, ये तो गलती करनी नहीं। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट की हैबिट शुड बी फ्रॉम डे 1, बिकॉज ये ऐसी चीज है ना कि ये प्रोक्रेस्टिनेट ही होगी नहीं तो बाद में। I have seen people with 5 lakh rupee per month salary also not investing. But I have seen a 30,000 rupee salary person also investing. I have seen, yes. It's I a agree. matter of habit. और हैबिट क्रिएट होती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप 500 रुपए इन्वेस्ट, आपकी 15,000 सैलरी है, आप सोचो मेरी 14,500 और 500 रुपए इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट करते हो, हैबिट बन जाएगी। तो ये सैलरी जब 15,000 से 1.5 लाख होगी महीने की, तब भी वो हैबिट रहेगी। और हैबिट रहेगी और वो तो नंबर बढ़ जाएगा, 500 जो है वो 50,000 हो जाएगा। 50,000 का पता भी नहीं चलेगा। तो हैबिट रखिए और सब चीज करिए, पर मेजर करके करिए, रूल्स बना के करिए, और दूसरों की खुशी को अपना खुशी मत बनाइए। अपनी खुशी अलग से लिखिए कि मुझे क्या चीजें खुश करते हैं। कुछ लोग को एक बात की खुशी होगी कि मैं अपनी मम्मी को एक गोल्ड चेन देना चाहता हूँ। ट्रू। ये भी तो एक खुशी है ना, देना भी तो एक हैप्पीनेस होता है। तो जॉय ऑफ गिविंग कहते हैं जैसे, तो आप वो अचीव करो ना। ये क्यों सिर्फ सोचना है कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा तो ही मुझे खुशी मिलेगी? हो सकता है वो भी खुशी देगी, बट मे नॉट बी कि आपके माइंड को पता ही नहीं है, या फिर आप जब लिखने बैठते हो ना तब आपको क्लैरिटी मिलती है, यार ये चीजें मेरे को हैप्पी। काफ़ी लोगों के साथ क्या होता है कि दे गेट सम इंसेंटिव, या कोई फ्रीलांस पे आउट आ गया या कोई बोनस आ गया, तो वी यूजली स्पेंड दैट मनी कि ये तो मेरी सैलरी नहीं है, तो मेरी इनकम नहीं है, तो एक्स्ट्रा आ गया। सो हाउ टू हैंडल दैट मनी? 1/3 1/3 1/3। ओके। ठीक है, 1/3 फॉर लोन रीपेमेंट। ओके। अगर किसी प्रकार का कोई भी लोन चल रहा है आप पे, तो 1/3 से लोन उड़ा दो, 1/3 निवेश कर दो, 1/3 एंजॉय कर लो। अगर आपके पास 1 लाख का बोनस आ रहा है, ठीक है,
तो आपने 30,000 से लोन रीपे कर दिया, 40,000 निवेश कर दिया, 30,000 से चले गए दोस्तों के साथ घूमने। कौन मना कर रहा है भाई आप? मैं अपना पहला 1 करोड़ कैसे कमाऊँ? यू ऑलवेज से दैट, मतलब 1 करोड़ कमाना मुश्किल है, उसके बाद हेल्थ जो आपकी वेल्थ है सॉरी वो ऐसे एक्सप्लोड हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आई रियली वांट टू नो दैट रोड मैप या दैट मंत्रा ऑफ योर्स कि वो पहला 1 करोड़ हम कैसे कमाएं। देखो मैं इसमें आपको बताता हूँ, आपको 1 करोड़ कमाना है, अगर इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कमाना है, मैं आपको 3 फ्रेमवर्क देता हूँ। अगर आपको 15 साल में 1 करोड़ बचाना है, ठीक है, तो और आप निवेश हर महीना निवेश करते हो, उस निवेश को हर साल 7% से स्टेप अप करते हो। ठीक है। 10% थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लोगों की सैलरी शायद उतनी नहीं बढ़ती, बट 7% एक रीजनेबल अजम्पशन है। और 12% आप अपना इन्वेस्टमेंट्स पे कमा पाए तो आपको महीने का 14,000 रुपये निवेश करना पड़ेगा। 14,000 निवेश होगा, 7% पर एनम उसको स्टेप अप करेंगे, 12% से वो कंपाउंड होगा, 15 साल में 1 करोड़ बन जाएगा। अब 14,000 निवेश करने के लिए अगर आपका सेविंग्स रेट 25% है तो आपकी इनकम महीने की 50,000 के आसपास होनी चाहिए। पर आप बोलते हो नहीं संजय जी, ये 15 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, टू मच, आई वॉन्ट इन 10 ईयर्स। नो प्रॉब्लम, द सेम 14,000 गोज टू 34,000। ओके, आप अपना वो बढ़ा दो। ठीक है, अब 34,000 अगर 25% है तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? उसकी 4 गुना होनी चाहिए। 4 गुना होनी तो 4 गुना हो गया 1.25 लाख रुपए का। 1.25 लाख। तो आप अब अपनी इनकम 1.25 लाख करो। अगेन नहीं संजय जी, हमारे को 7 साल में करना है, वो 7 ईयर रिच, 7 साल में करोड़पति। ओके, नो प्रॉब्लम, दिस 34,000 बिकम्स 54,000। अब 54,000 के लिए आपको जो है 2.5 लाख 2.5 लाख का इनकम होना चाहिए। अब आप ये सोचो कि 2.5 लाख आज मेरे ऑफिस में कौन कमा रहा है, ढूंढो उस बंदे को, पता तो चल ही जाता है। एचआर बोलता तो है कि भाई सैलरी सीक्रेट होनी चाहिए, पर चाय की टपरी पे तो गुप्ता जी को भी पता होता है कि किसकी सैलरी कितनी है, किसको मनोहर जी है, सबको हमारे पता है। लास्ट जॉब में जाता तो वहाँ गुप्ता जी थे, यहाँ मनोहर तो वो बता जी। देते थे कि भाई इसकी सैलरी इतनी चल रही है, इसकी इतनी चल रही है, इसको इस साल इतना इंक्रीमेंट मिला, इसको इस साल इतना इंक्रीमेंट मिला, सबको पता ही होता है। तो आप जो है सर्च आउट करो कि भाई चलो संजय कथूरिया है जो 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आप जाओ मिलो उनसे, समझो क्या स्किल्स हैं, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो ऐसा कर रहे हैं जिस वजह से उनको 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप वो स्किल सीखो, अपने आप को उस लेवल पे लाओ, एक आधे साल में 2 साल में आप पहुंच जाओगे वहां पे। देखिए, इफ यू नो व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। जो लोग बिल्कुल बिगिनर है, जिनको कोई नॉलेज ज़्यादा नहीं है कि स्टॉक मार्केट या इन्वेस्ट कैसे करें, तो एनी बिगिनर फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स जो कि लोगों को करना चाहिए, जिसको कोई समझ नहीं है उसको क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, या तो आप सीखो या आप एक्सपर्ट के पास जाओ। ये अपना खुद का हकीम बनो और फिर ये सब गलतियां करो, ये गलत है। हाँ, क्यों टाइम वेस्ट करो? इन्वेस्टमेंट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज जाओ एक कोर्स कर लो ना, आपने स्कूल में दिए ना लाखों रुपए, इंजीनियरिंग में दिए ना लाखों रुपए, एक 5-10 हज़ार का कोर्स कर लो, कहीं से सीख लो, किसी से सीख लो, कोई पॉडकास्ट देख लो, कोई वीडियो देख लो, रिसर्च करो, बैठो, समझो, 3 दिन लगाओ और सीखो। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, फाइनेंस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स नंबर्स एट द एंड ऑफ द डे। बट अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं खुद कर लूँ, बिना सीखे कर लूँ, और या फिर मैं किसी कंसल्टेंट की हेल्प ना लूँ, फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प नहीं लूँ, फिर आप वही है कि आप फिर खुद ही डॉक्टर बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आप परेशानी में आओगे ही आओगे, डेफिनेटली आओगे। व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, पहली बात है कि स्टॉक मार्केट्स को लेकर लोगों को ना बहुत सारे मिथ्स है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो मुझे ये जानना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, एंड मैंने अर्न करना स्टार्ट किया है और मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकती हूँ? अगेन व्हाट हैज़ टू बी द राइट वे टू गो फॉर इट? If you look at stock markets basically a place where companies of the country who are doing business, real business, get listed, and retail investors, domestic investors, institutional investors, foreign investors can purchase shares of that company, which gives the right to ownership, यानी कि उस कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसके आप उतने प्रतिशत के हिस्सेदार हो गए। तो अगर आज किसी कंपनी के 100 शेयर और मेरे पास उसका 1 शेयर है, तो यानी मैं उसके 1% प्रॉफिट का भागीदार हो गया। अब जब वो ग्रो करेगी, आज उसका प्रॉफिट 10 करोड़ है, कल को उसका प्रॉफिट 100 करोड़ होगा, तो मेरे भी जो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट इज द एंटायर मैथमेटिक्स। ऐसी बहुत कंपनीज लिस्ट होती हैं, मेहनत करती हैं, कुछ कंपनीज आगे जाती हैं, कुछ सेम रह जाती हैं, कुछ नीचे चली जाती हैं। तो ये बेसिकली पूरा है। अब इसका स्टॉक मार्केट को बहुत अलग अलग तरीकों से बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटलाइजेशन बेस्ड बांटा जाता है कि भारत की जो सबसे बड़ी 100 कंपनीज हैं उनको लार्ज कैप कहा जाता है, अगली 150 कंपनीज को मिड कैप कहा जाता है, उसके अगले सारी कंपनीज को स्मॉल कैप कहा जाता है, छोटी कंपनीज कहा जाता है। अब छोटी में और छोटी होती रहती है, माइक्रो होती है, फिर और भी छोटी हो जाती हैं, एसएमई हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा जो है यहाँ पे ये बंटवारा चलता है। उसके अलावा यू हैव थीमेटिक, मतलब सेक्टर के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल आपका फार्मा की कंपनीज हो गई,
आईटी की सारी कंपनीज हो गई, इंडस्ट्री बेस्ड कंपनीज हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपकी स्टॉक मार्केट, क्या एक आम निवेशक के लिए बहुत डिफिकल्ट है कंपनी को एनालाइज करना। अब रिलायंस क्या धंधा करता है, क्या काम है, कौन से वर्टिकल से कौन सा रेवेन्यू आ रहा है, कौन सी न्यूज़ का इस कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये आम निवेशक के लिए, इवन अच्छे अच्छे धुरंधरों के लिए बहुत मुश्किल है इसको गेस करना। तो इसके लिए आप जो है, दुनिया में एक सिस्टम चलता है जिसमें म्यूचुअल फंड्स एक बहुत फेमस सिस्टम है। यूएस में ज़्यादा ETFs चलते हैं, वो भी एक तरीके के म्यूचुअल फंड ही होते हैं, और इंडिया में म्यूचुअल फंड्स चलते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, वो बेसिकली आपके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट जो है एक ऑब्जेक्टिव के साथ होती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक म्यूचुअल फंड आके बोलता है जी मैं वही कंपनीज लूँगा जो छोटी कंपनीज हैं, ओके, स्मॉल कैप कंपनीज हैं, तो वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बन जाता है। अब वो वही कंपनीज लेगा जो छोटी हैं, तो यानी रिस्क बहुत ज़्यादा है, पर लंबे समय में क्योंकि आप छोटी कंपनीज ले रहे हो तो छोटी कंपनीज बड़ी होने वाली हैं, तो वो आपका म्यूचुअल फंड हो जाता है जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। राइट। पर अगर आप एज अ निवेशक ये सोचो यार ये तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, मैं अभी ले लेता हूं, अगले साल बेच दूंगा, और वो 30% गिर जाए तो हर एक म्यूचुअल फंड की एक सूटेबिलिटी होती है। जिस तरीके से आप एक पेशेंट को मसाले वाला खाना नहीं खिला सकते, हाँ, जिसको प्रोटीन चाहिए उसको कार्ब नहीं दे सकते, काम नहीं दे सकते। इसी तरीके से एक इन्वेस्टर का दो चीज़ होती है, रिस्क और ड्यूरेशन। उसको कितना रिस्क ले सकता है और वो कितने समय के लिए निवेश कर रहा है। आपने मेरे मुंह से रिटर्न वर्ड नहीं सुना होगा, रिटर्न्स मैटर नहीं करता है, यही दो चीज़ें मैटर करती हैं। रिटर्न्स अपने आप आते हैं, रिटर्न्स हमारे हाथ में नहीं है ना, रिटर्न के पीछे मत भाग, हाँ, इट इज कंप्लीटली पीपल आर रनिंग बिहाइंड रिटर्न्स। मैं विद गॉड्स ग्रेस हमारे काम के वजह से आई मीट द टॉप फंड मैनेजर्स ऑफ इंडिया, और सबका मैंने नोटिस किया है जितने सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स हैं वो एक ही चीज मैनेज कर, रिस्क, कि रिस्क ना लगे। तो आपको एज अ निवेशक जब आप अपनी थाली बनाते हो निवेश की, वो थाली आपके रिस्क के हिसाब से होनी चाहिए। अब जैसे अगर किसी को एक हर वो कहते हैं प्रॉपर थाली चाहिए, तो उसमें चावल, रोटी, आलू, सब्जी, आपका दाल, सैलेड, अचार और मीठा भी होगा, सब होगा। True. ठीक है, पर आप ऐसा तो नहीं करोगे पूरी थाली मीठे की बना ली, फिर पूरे गुलाब जामुन पड़ा है, यहाँ पे रसमलाई पड़ी है, यहाँ पे it will not give you nutrients and it will cause you diabetes too. राइट। सो बड़ा सिंपल है, आपको न्यूट्रिशन या फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी हर एक है। चीज़ अब आप खुद कैसे करोगे, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते, इतने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। तो टेक एन एडवाइस यार, इसमें क्या हो गया, एडवाइस लो और अपना उससे करो। इतने अच्छे अच्छे एडवाइजर्स हैं, सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप किसी से भी बात कर लो और अपना काम। एंड वी कैन they will help you, they will talk to you, they will। अच्छा, आप लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को, हम लोग को ये भी नहीं पता होता हमारा गोल क्या है। हाँ, तो जब वो आपसे बात करेगा तो आप खुद सोचोगे हाँ यार मेरे को कब पैसा चाहिए, मेरे को घर कब खरीदना है, तो आप अपने आप से भी सवाल करोगे ना, क्लैरिटी लाओगे। कभी कभी क्लैरिटी के लिए आपको एक कोच चाहिए होता है, एंड इट इज ओके। आपको क्लैरिटी नहीं है एक पर्टिकुलर फील्ड में, एवरीबडी डजंट नीड टू बी परफेक्ट एवरीवेयर। तो आप फाइनेंशियल क्लैरिटी लाने के लिए फाइनेंशियल कोच के पास जाओ, या फिर आप एक प्लानर के पास जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, दे विल हेल्प यू, और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, तो वो सबसे ज़्यादा क्या मिस्टेक्स है जो आपने नोटिस की है, जो बिगिनर सबसे ज़्यादा करते हैं और उनको वो नहीं करनी चाहिए? मिस्टेक्स ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले वो रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, अगेन। ठीक है। दूसरा है रिस्क को नहीं समझते। तीसरा है अपने स्वभाव को और एसेट के स्वभाव को नहीं समझते। आप रिस्क ले नहीं पा रहे हो और आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया। अब क्रिप्टो का स्वभाव है बहुत रिस्की एसेट है, और आपको हिम्मत ही नहीं रिस्क लेने की, पर आपके दोस्त ने बोला था। चौथा, आपके टिप पे बहुत लोग विश्वास करते हैं कि भैया किसी दोस्त ने बोल दिया यार ये शेयर ले ले, हाँ, मजा आ जाएगा, देख ले यार, तो कल डबल कल डबल कल डबल, वो आधा हो जाता है। तो गलत है, फिर आप सड़क पकड़ के बैठे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने खरीदा क्या था। स्पेशली विद आईपीओ, अरे ले ले हाँ, ले 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 आईपीओ तो ले ले। आपको ये सब फोमो में क्यों आना है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेट्स से आपके पास 100 रुपए और वो 20% नीचे चले गए, 80 रुपीज रह गए। अब आपको पता है 80 से 100 आने में कितना परसेंटेज चाहिए? 20% नहीं चाहिए, 25% चाहिए। तो आप गिरे कितना? 20%। अब चढ़ना कितना होगा? 25%। और तब आप वापस उसी लेवल पे आओगे जहां आप थे। थे। फिर दूसरा केस सुनिए, आप 100 पे थे, आप 50 गिर गए। गिरते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 पे आ गए। अब 50 से 100 जाने को पता है कितना परसेंटेज चाहिए? 100% चाहिए। मतलब आप गिरे 50, आपको रिकवरी करने के लिए 100% चाहिए। 100% वापस चाहिए। अब आप 100 पे थे, आप 10 पे गिर गए, तो आप गिरे कितना? 90%। अब आपको चढ़ना पड़ेगा 1000%, 1000%। तब जाके आप वहां पहुंचोगे। तो कम गिरना बहुत जरूरी है, और इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं
द रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट लूज मनी, डोंट लूज मनी। एंड रूल नंबर 2 इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो बहुत सिंपल है। लोग है ना, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हम भाजी खरीदने जाते हैं ना, टमाटर आलू प्याज, उसका मोल भाव पूरा करते वो हैं। नहीं पिल है, ये है, क्वालिटी कैसी है, क्या दे रहे हो, ये वाला मत देना, इसमें दाग है। 50,000 का शेयर ले रहे हो और पता भी नहीं है बेसुधो की वो कंपनी करती क्या है, उसका क्या ओनर का नाम क्या है, उसका बिजनेस क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, मतलब कौन सा कंपनी का शेयर है तुम्हारे पास? हजर हमारे पास ये वाला शेयर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जोमेटो है। अच्छा, करती क्या है सर? वो खाना देती है। अच्छा, रेवेन्यू किधर वहां से आता है? नहीं सर, इससे भी आता है। कितना आता है? नहीं पता। यू आर नॉट रॉन्ग, आपको पता भी नहीं होना चाहिए, पर लिया क्यों? जो चीज का पता ही नहीं है वो लिया क्यों? वो क्यों लिया, राइट। तो इसीलिए यू शुड, पीटर लिंच कहते थे बहुत अच्छी बात, यू शुड नो व्हाट यू हैव एंड यू शुड नो व्हाई यू हैव। आपके पास क्यों है और क्या है, ये आपको पता पहले तो क्या है और क्यों है, ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब 2026 आ गया है, तो क्या अभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना इज इट वर्थ कंसीडरिंग? या इफ यू हैव अ होराइजन ऑफ मोर देन 10 years, yes. If you have a horizon of less than 10 years, no. बस आप ये बोलो कि मैं 26 में इन्वेस्ट करके, जनवरी में इन्वेस्ट करके दिसंबर में आना चाहता हूं, मेरा कोई व्यू नहीं है उसको लेके। और फिर भी अगर आप क्रिप्टो में 10 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हो तो अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ऊपर मत करो। सी, इट इज अ वेरी वॉलेटाइल एसेट, आप झेल ही नहीं पाओगे वॉलेटिलिटी उसकी। वो चढ़ता है तो 200% चढ़ता है, गिरता है तो 80% गिरता है। दिस हैज टू बी योर थ्रो मनी, जस्ट थ्रो मनी नहीं, इट हैज टू बी अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ योर एसेट्स। थ्रो मनी का कोई मतलब ही नहीं होता। थ्रो मनी होता है, फिर होता है कि आप 10 साल के लिए भूल गए उसको, फिर आप चिंता मत करो कि ये गिर गया, गिरेगा। मैंने जब इन्वेस्ट करना चालू किया क्रिप्टो में, 40% गिरा, गिर गया, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मतलब वो मनी आपको शॉक नहीं देना चाहिए बेसिकली, उसका गिरना। इट शुड नॉट बी अ शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल, राइट। इसलिए गोल्स, ड्यूरेशन एंड रिस्क, ये तीनों चीजों की जब शादी होती है ना, तब आपका राइट एसेट एलोकेशन होता है। अगर आप इनकी राइट एसेट एलोकेशन नहीं कर पाओगे ना, तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे, आप हमेशा विचलित रहोगे। मेरे पास इतने लोग आते हैं, सब 50, कल एक बंदे का देगा 51 म्यूचुअल फंड है, मतलब शगन था क्या तुम्हारे मन? 51 म्यूचुअल फंड क्या होते हैं भाई? नहीं सर, वो मतलब तुम शेयर खरीद रहे थे क्या? 51 म्यूचुअल फंड खरीद लिए तुम? अच्छा, पता भी नहीं कौन सा, वो बस लास्ट क्वार्टर का टॉपर था, लास्ट क्वार्टर का सबसे ज्यादा रिटर्न जिसका था, तो हमने ये ले लिया जी, ये वाला स्मॉल कैप ले लिया, ये मल्टी कैप ले लिया, ये ले लिया। अरे क्यों भाई? पीपल हु हैव मेड वेल्थ ओनली फ्रॉम 4 म्यूचुअल फंड्स। कुछ लोगों ने तो पराग पारिक पकड़ के रखा, वही पैसे बना गए, एक ही म्यूचुअल फंड से बना गए। तो ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा करोगे। स्प्रे, इसको हम कहते हैं स्प्रे एंड प्रे, मतलब आपने स्प्रे कर दिया, आप प्रे कर रहे हो, हाँ, कि भाई ठीक है, कुछ तो चल जाए भाई, चल जाएगा, राइट। आज के समय में इन्वेस्टमेंट अगर मुझे गोल्ड में करनी है, तो मैं फिजिकल गोल्ड खरीदूं, मैं गोल्ड बॉन्ड खरीदूं या गोल्ड ETF? देखिए, अगर गोल्ड बॉन्ड तो अब वापस LTCG लग गया, उस पे आई थिंक इजी। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है, ETF बेटर है, क्योंकि फिजिकल में क्या होता है, एक तो मेकिंग चार्जेस, GST, ये सब का लोड आप पे आ जाता है। दूसरा, उसको फिर आप कहीं रखो, प्रोटेक्ट करो, तिजोरी रखो, ये करो, वो करो, तो वो सब आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो आई थिंक बेटर इज कि यू डू ETFs इज द वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट, द सेफेस्ट। रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे आप कैसा देखते हैं? बट मुझे लगता है ये जवाब मैं देता हूं जवाब इसका। अच्छा, पहले आपने घर पूछा था, हाँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो एक्सपेंस था। ओके, नाउ लेट अस लुक एट रियल एस्टेट आपको कहां मदद कर सकता है। रियल एस्टेट इज अ ग्रेट एसेट क्लास। आज अगर आप दुनिया के सारे एसेट क्लासेस का अमाउंट निकालेंगे, उसमें नंबर 1 इज रियल एस्टेट, अमाउंट वाइज। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा रियल एस्टेट में ही लगा है। मैं रियल एस्टेट एज एन एसेट के अगेंस्ट नहीं हूं। आप पर्पस क्या है, फॉर एग्जांपल, एंड मुझे लगता है आप अफोर्ड भी कर, हाँ, मतलब आप पहले तो वो तो कोई भी एसेट आपको, देखिए रियल एस्टेट में आप 5,000 रुपए से निवेश नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, आपको निवेश करना पड़ता है एटलीस्ट 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, उस एक बड़ा नंबर, तो आपके पास वो होना चाहिए। सेकंड, आप रियल एस्टेट में इस बात से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई मैंने आज डाला, मैं अगले साल निकाल लूंगा। आपका होराइजन एटलीस्ट 5-10 साल का होना चाहिए। तीसरा, रियल एस्टेट में आपको क्या चाहिए? क्या आपको रेंटल इनकम चाहिए या आपको ग्रोथ चाहिए? दोनों आपको चेक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपने सोचा जी झेवर में एक एयरपोर्ट आ रहा है, मैं वहां पे जमीन लेता हूं क्योंकि 10 साल में यहां पे ट्रैफिक बढ़ेगा। अब आपने आज जमीन ली, मार्केट ठंडी पड़ गई, अगले साल उसकी वैल्यू कम होगी। अगर आप विचलित नहीं हो रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है, 10 साल बाद देखेंगे, देखते क्या होता है। पर आपने सोचा जी आज मैं ले लेता हूँ, दोस्त से उधार ले लेता हूँ, तो उसको 12 महीने बाद पैसे वापस करने हैं, तो 12 महीने में तो भैया पिछले साल तो डबल हुई थी, इस साल भी डबल हो जाएगी। आप घुस गए अंदर और मार्केट घुस गई। उसके बाद अब आप क्या करोगे? अब तो दोस्त आ जाएगा, सर पे खड़ा हो जाएगा। अब आप जमीन बेचोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। ऐसी गलती मत करिए। ऐसे बहुत कंपनीज बर्बाद हुई हैं ये करके।
अगर आपको अब आप बोलते हो नहीं जी मेरे को ना रेंटल कमाना है, क्यों? क्योंकि एक एसेट से हमारे को 5-6% रेंट बनता है, वो हर रेंट जो है हर साल 4-5% बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन को बीट करता है। और कोई भी रियल एस्टेट एसेट जो कमर्शियल होता है या वेयर हाउस होता है वो 10 साल में दुगना हो जाता है। राइट। परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जी 1 करोड़ की शॉप ली, उसमें आपको 50,000 रुपये महीने का रेंट आने लग गया, धीरे धीरे 40-50,000 का वो रेंट जाते 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 बढ़ गया और ये 1 करोड़ की शॉप 10 साल बाद 2 करोड़ की हो गई। बिल्कुल परफेक्ट, That कोई is प्रॉब्लम smart. नहीं है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपार्टमेंट ले लेता हूं, तो अपार्टमेंट क्या होता है? अपार्टमेंट अचानक से रिप्लेस हो जाता है। हाँ। आपने एक सोसाइटी में घर लिया, 10 साल बाद एक नई सोसाइटी आ गई, उसमें सारी एमिनिटीज हैं, पुराने वाले में है पुराने नहीं, में वो कुछ जर्जर हो गई है, उसका पेंट खराब हो गया, ये हो गया, रेंटल आपको 1.5 से 2% मिलता 1.5 से है। 2% मिलता तो आपको जब आप ये तरीके के डिसीजंस लेते हो तो थोड़ा आपको मैथमेटिक्स करनी पड़ती है। Right. बिना मैथमेटिक्स के डिसीजन मत लो। तो क्या पैरामीटर्स है जिससे मुझे ये पता चले कि मैं अगर जैसे 1 लाख रुपए कमा रही हूँ तो मैं कौन सी गाड़ी खरीद सकती हूँ? क्या मुझे वो गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए? एंड व्हाट कैन बी दैट कार? कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं 1 लाख में मैं सपना देख रही हूँ मर्सिडीज 50 लाख की गाड़ी का, तो मुझे वो कैलकुलेशन समझनी है। देखिए सेम कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट एन एसेट, इट्स एन एक्सपेंस, वो ठीक है। खर्चा है। आपको गाड़ी की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालनी है। ठीक है। ईएमआई इज नॉट टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, दोनों में बहुत फर्क होता है। ओके। आपने एक गाड़ी ली, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की गाड़ी ली, उदाहरण लेते हैं, ठीक है, 10 लाख की गाड़ी ली जिसमें 2 लाख आपने डाउन पेमेंट करा, 8 लाख रुपए आपने लोन ले लिया। ठीक है। 8 लाख की किस्त मोटा मोटी 5 साल के लिए आपकी आएगी 16,000 रुपए महीना, तो 16,000 रुपीज महीना तो यहीं से चला गया आपका। इसके बाद उसका एनुअल इंश्योरेंस होगा जो आपको 40,000 to 50,000 पड़ेगा, तो इसको भी अगर आप पर मंथ बेसिस पे करेंगे तो 4,000 रुपए, 4,000 रुपए 20,000 मेरा महीने का ये चला गया। हर कंपलसरी मेंटेनेंस होगी, वो आप समझ लीजिए 2 से 2,500 रुपए पर मंथ का, उसका भी आप बजट लगा के रखिए। और हर 2-3 साल में उसको एक टायर रिप्लेसमेंट लग सकता है या कुछ थोड़ा सा बड़ा खर्चा आ जाएगा, हाँ। तो उसका भी आप महीने का 2-2,500 रुपए का खर्चा लगा लीजिए। कुल मिला के एक 10 लाख की गाड़ी आपको महीने की 25,000 की पड़ती है। अब आप उस 25,000 में अगर 100 किलोमीटर चलाते हो गाड़ी को पूरे महीने में, तो वो पड़ी 250 रुपए किलोमीटर, 250 रुपीज पर किलोमीटर। अगर आप उसको 1000 किलोमीटर चलाते हो तो वो पड़ती है 25 रुपए पर किलोमीटर। ठीक है, अब आप उबर और ये सब, ओला और ये सब लेते हो, रैपिडो लेते हो, तो वो पड़ती है करीबन 14 से 16 रुपए पर किलोमीटर विद ड्राइवर, विदाउट, अभी तो हम ड्राइवर जोड़ा नहीं है इसमें, अगर आप ड्राइवर जोड़ो तो अनदर 15,000 रुपीज आपको मिनिमम 15,000 to 20,000 लगता है। सो पॉइंट इज कि आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखना है और आपका ड्राइव किलोमीटर्स देखना है। अगर आप बहुत करीब रहते हैं ऑफिस से, या फिर आप मेट्रोएबल डिस्टेंस पे रहते हैं कि जिसको आप मेट्रो से कवर कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं, तो आइडियली इतनी जरूरत नहीं है गाड़ी लेने की। पहले इशू ये होता था कि फैमिली ट्रिप्स पे आप जा नहीं पाते थे क्योंकि गाड़ी अब इजीली अवेलेबल नहीं। आज तो आपको कैब, आपको जाना है वीकेंड पे जी कहीं घूमने जाना, ले लो कहीं से, इनोवा ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, मर्सिडीज ले लो, कोई फर्क नहीं अब पड़ता। तो कुछ भी रेंट कर सकते हो। और तब तो मुझे लगता है प्राइवेट में पब्लिक इतने सारे पब्लिक ऑप्शंस भी नहीं थे ना, दीज कैब्स एंड वर नॉट देयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति अगर 1.25 लाख रुपए से कम कमा रहा है महीने का, तो उसको गाड़ी नहीं उसको अभी तो गाड़ी नहीं लेनी चाहिए शुरू में। ये मेरा व्यू होगा। टिल द टाइम योर कंजम्पशन इज लेट्स से 700-800 किलोमीटर्स पर मंथ, आपका बहुत हैवी कंजम्पशन है, आना जाना बहुत ज्यादा है, आपका जॉब में एक रिक्वायरमेंट है कि यार आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है और आप चाहते हो कि थोड़ा कन्वीनियंस हो, मैं वो ठीक है। अगर आप प्योर ऑफिस जाते हो, आपका काम है भाई घर से उठे, ऑफिस गए, घर वापस आए, तो आई थिंक गाड़ी is not very very useful for you for the moment. Great. Buy it when you can afford it, जब आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है, क्योंकि आज देखो 10 लाख से नीचे कोई गाड़ी अच्छी है नहीं, राइट, ठीक है, 7-8 लाख से नीचे कुछ भी नहीं है। अभी सरकार ने वो कुछ किया कि 5 लाख से ऊपर अगर आप गाड़ी लोगे तो आपको पैन कार्ड दे, पता है कुछ तो उन्होंने रूल बनाया है। तो मतलब मैं सोचा 5 लाख से नीचे मिलता क्या है, पहले ये तो पता चले कौन सी गाड़ी में पैन कार्ड नहीं देना होगा। 5 लाख 7 लाख से नीचे तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो एंड ऑफ द डे वो जो बोलते भी है 4 लाख 3 लाख की गाड़ी, वो भी 5 नहीं हो ही जाती है, वो तो स्टार लगा होता है ना, हाँ। ऑन रोड आते आते उस पे रोड Exactly. टैक्स लगते। सो आइडियली 1 से 1.5 लाख के बीच में अगर आपकी तनख्वाह हो तब आप गाड़ी के बारे में सोचिए। उससे पहले डोंट पुट द ड्रैग ऑफ अ कार ऑन योर इनकम। द रूल रिमेन्स द सेम। आपका कोशिश करिए कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है वो आपकी तनख्वाह का 15 से 20% से ज्यादा ना हो। तो ये अगर आप कर पाओ तो आप एक गाड़ी ले लो, कोई चक्कर नहीं है। हमने, आप सोचो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब तक जॉब नहीं छोड़ा था मेरे पास बहुत छोटी गाड़ी थी, क्विड थी, और जब मैंने जॉब छोड़ के जब मेरे पास ठीक ठाक पैसे हो गए तो तब हमने यूज्ड फॉर्च्यूनर ली।
वो भी तब नई नहीं ली, यूज फॉर्च्यूनर ली। तो अगर आप यूज्ड गाड़ी ले सकते हो तो मैं तो हमेशा सेकंड हैंड गाड़ी के फेवर में होता हूँ, बिकॉज गाड़ी का कुछ बिगड़ता नहीं है 3-4 साल में, पर वो गाड़ी की वैल्यू आधी हो जाती है 3-4 साल के अंदर। राइट। तो अगर आपको मन है कि एक मेरे को 10 लाख की गाड़ी लेनी है तो वो हो सकता है आपको 5-6 लाख में मिल जाएगी, या फिर अगर आपका बजट 10 लाख है तो आपको 15-16 लाख वाली गाड़ी 10 लाख में मिल जाएगी। बट अगेन यू शुड बी एबल टू अफोर्ड द मेंटेनेंस। पता चला आपने कोई सोचा यार ये बड़ी नई ब्रांड आया है मार्केट में, बड़ा अच्छी लग रही है, बड़ा अंदर इंटरनल बड़ी अच्छा लग रहा है, पता चला उसके सर्विस सेंटर ही नहीं, आपकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो होटल से लेकर मतलब प्लेन की टिकट तक मैं तो फ्री में अपने रिवॉर्ड पॉइंट से, बट कुछ लोग फंस चुके हैं इसके जाल, इसके ट्रैप में कि भाई हम डेब्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन क्रेडिट कार्ड? देखो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे 26,100 रुपये मांगता हूँ, आप मुझे 26,100 रुपये वन टाइम, SIP नहीं, वन टाइम, और 20 साल बाद मैं आपको 2 करोड़ दूंगा, कैसी डील लगी? चलो 26,100 रुपये, और देना ही नहीं है फिर कभी, कुछ नहीं देना, 20 साल बाद मैं आपको 2 करोड़ दे दूंगा। बढ़िया। बस सेम डील क्रेडिट कार्ड आपसे लेता है, देता नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये दोनों नंबर समझ नहीं आए। हाँ। ठीक है, 26,100 जो है वो एवरेज क्रेडिट कार्ड डेट ऑन एन इंडियन डेट क्रेडिट कार्ड होल्डर है आज के दिन। 12 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स है इंडिया में अप्रोक्सीमेटली। ओके। औसतन 26,100 रुपए का उधार है लोगों पे, औसतन एवरेज, किसी का ज्यादा होगा किसी का जीरो होगा, पर औसतन 26,100 रुपए का है एक एवरेज जो। हाँ, और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट होता है 42% पर एनम, 3.5% पर मंथ। एक बार मैं लड़की से मिला, उसने जॉब ज्वाइन किया था, तो मैं बात चली, एक पॉडकास्ट के बाद वो गेस्ट कॉर्ड में थी, तो मुझे मिली, बोली सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है, बोला बताओ। तो ये मैं क्रेडिट कार्ड है, मैं इसका मिनिमम ड्यू देती हूँ। बोला क्यों? बोले सर वो क्रेडिट कार्ड वालों ने बोला तो 3.5% का इंटरेस्ट है और FD में तो 6% 7% मिलता है। मतलब मैडम ये 3.5% महीने का है, वो 7% साल का है। साल का है। तो ये क्या क्रेडिट कार्ड वाले क्या झूठ नहीं बोलते, सच छुपाते हैं। ठीक है, तो वो जो अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं हाथी, तो वो वाला हिसाब है क्रेडिट कार्ड में भी। तो आप प्लीज ये सब ट्रैप में मत फंसिए। अगर आप एक क्या कहते हैं कंट्रोल्ड स्पेंडर हैं, अगर आप अपने ऊपर नियम रख सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से बढ़िया इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हम लोग यूज करते हैं, हमारे पास हर तरीके का क्रेडिट कार्ड है, पूरी दुकान लगी है क्रेडिट कार्ड की, हर चीज का स्पेंड लेते हैं, हर चीज के मजे लेते हैं, पूरा फायदा लेते हैं, क्योंकि हमारे को फर्क नहीं पड़ता। वी आर वेरी मेजर्ड ऑन आवर एक्सपेंस, हम मैनेज कर सकते हैं। मतलब वो कार्ड कभी 30% से ऊपर कंज्यूम नहीं होता, 6 कार्ड्स हैं, सब 30% से ऊपर नहीं कंज्यूम होते, सिविल स्कोर ठीक रहता है। और क्रेडिट कार्ड कभी कभी आवश्यक भी होता है, बिकॉज अगर आप बिल्कुल न्यू हो क्रेडिट सिस्टम में और सिस्टम में बैंक आपको जानता ही नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड इज अ इजी वे टू गेट योर सिबिल गोइंग। क्योंकि कल को आपको हो सकता है गाड़ी के लिए लोन चाहिए, घर के लिए लोन चाहिए, बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो पता चला उस दिन आप गए बोले यार मेरे पास तो क्रेडिट, आपकी हिस्ट्री नहीं है बैंक के पास, तो फिर वो बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो हिस्ट्री भी बिल्ड करने में क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा रहता है। बट प्लीज क्रेडिट कार्ड से दूर वो लोग रहे जो उसको यूज नहीं कर सकते। नहीं तो कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करिए, जो भी क्रेडिट लिमिट है उसका 30% से ऊपर मत यूज करो कभी भी, एक बार में। फुल पेमेंट करो, मिनिमम ड्यू कभी भी मत दो। दोस्त से उधार ले लो, रिलेटिव से उधार ले लो, पर उसकी डेडलाइन मिस मत करो। क्रेडिट कार्ड पे लोग EMI करा लेते हैं, वो कतई नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हाँ ये कर सकते हो जो जीरो कॉस्ट EMI होती है, हाँ, वो ठीक है। वहां अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो उस EMI को, आपने कोई 10,000 रुपए की चीज खरीदी जिसपे अब अगले 6 महीने तक आपको 1,500 या ऐसा कुछ देना है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो आप कर लो इफ यू कैन अफोर्ड। और एक इंसान को कितने क्रेडिट कार्ड रखने चाहिए अपने पास? दैट इज नॉट अ मेजर, वो कोई परवाह नहीं है। आपका टोटल स्पेंड जो है आपकी सैलरी का 25-30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतना आप रखो 5-10 कार्ड रखो, उसमें क्या है। बाय नाउ पे लेटर भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फेस्टिव सीजंस, तो बहुत लोग इस पे जाते हैं। तो मतलब इज इट राइट टू गो फॉर इट और नॉट? मैं इस पे ये कहता हूँ कि अगर आप कैश में अफोर्ड कर सकते थे तो आप बाय नाउ पे लेटर में ले लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे लैपटॉप लेना था, मैं गया, 1,60,000 का लैपटॉप था, मैंने उसको बोला भाई मेरे को तू डिस्काउंट दे दे। बोला नहीं सर मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता, स्कीम नहीं। मैंने फिर क्या स्कीम है? बोला सर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है? बोला बिल्कुल है। तो बोलता है कि आप एक काम करिए, ये क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए, 18 मंथ्स का बाय नाउ पे लेटर, आपको आराम से 18 महीने में पैसा देना है। मतलब दे दे। मैं तो 1,60,000 उसको डाउन पेमेंट भी करने को तैयार था, तो मैं ओके हूँ। सो इफ यू कैन बाय इट विद कैश, बाय इट विद बाय नाउ पे लेटर। इंपल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग हम बहुत करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई टिप? बहुत अच्छी मूवी देखी थी मैंने एक बार, उसमें ना एक बच्चा बहुत गर्म मिजाज का होता है, तो स्कूल से बड़ी कंप्लेंट आती है कि ये कल इसको मार दिया, परसों उसको मार दिया, तो उसकी मम्मी उसको समझाती है बेटा एक काम करना,
तू जब भी तेरे को किसी पे गुस्सा है ना तो उसका नाम डायरी में लिखना और एवरी सैटरडे रिव्यू करना किस किस को पीटना है। ओके अच्छा तेरे को जिसको लगे ना लिटरली पीटना उसको पीट लेना जाके फिर। अब उसने किया तो ऑब्वियसली उस टाइम का गर्म होता है तो बाद में ठंडा नहीं ठीक है यार इतना तो ऐसा नहीं था। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी पसंद आ रहा है आप कार्ट में डाल दो, ठीक है, उस टाइम मत खरीदो। ओके सीधा बाय मत दबाओ, कार्ट दबा दो, कार्ट रूल हाँ कार्ट में डाल दो और हर सैटरडे को आके रिव्यू करो मुझे चाहिए या अब नहीं। इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली एटलीस्ट 50-60% तो आपकी स्पेंड्स कम हो ही जाएंगे। लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज किए बिना मिसमैच स्पेंडिंग के कुछ हैक। रूल बेस्ड रखिए, बहुत वही सिंपल है, रूल बेस्ड रखिए, गोल बेस्ड रखिए। और एक है ना, यू डोंट नीड एक्सटर्नैलिटीज टू बी हैप्पी। अब लोग बोलते हैं सर आपने पैसा कमा लिया आप इसलिए बोल रहे हैं, हम ऐसे थे शायद इसलिए हमने पैसा कमा लिया, यू नो। तो आप लर्न टू रिमेन हैप्पी विद योर सेल्फ फर्स्ट। नहीं तो आपको कोई भी चीज दुनिया की खुशी नहीं दे सकती। लोग बोलते हैं मैं दारू इसलिए पीता हूं कि मैं खुश हो जाता हूं, मतलब आपको हर रोज चाहिए। दैट मीन्स नाउ यू नीड टू कंज्यूम इट एवरी डे, राइट। तो अगर आप कोई एक्सटर्नल चीज पे अपनी खुशी को निर्भर कर रहे हो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो व्हाटएवर यू वांट टू स्पेंड ऑन, लिख लीजिए, उसका गोल बनाइए, उसकी विजुअलाइजेशन करिए और उसको एंजॉय करिए। क्या बजटिंग जरूरी है? ये कहीं हमारी स्पॉन्टेनिटी जो है उसको खत्म तो नहीं कर देता? नहीं बिल्कुल नहीं करता। रादर इट गिव्स यू अ राइट पिक्चर। सी बजटिंग इज मतलब इट्स नॉट अबाउट फ्रुगैलिटी। मैं तो कह ही नहीं रहा कि पैसा बचाओ, मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइम पे कहां गलत खर्चा हो रहा है उसको डाइवर्ट कर दो सही खर्चों में। आपको लगता है यार मैं यहां फालतू बेकार में ही खर्चा कर रहा हूं तो इसको हटाता हूं, ये 3,000 रुपए मैं यहां से हटाता हूं और यहां डाल देता हूं। कहां डाल देता हूं? जहां मेरे को खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि 50 अगर आप दिन का 50 रुपए भी बचाते हो, ठीक है, तो आप महीने का 1,500 रुपए बचा रहे हो, राइट। हाँ वहां और साल का 18,000 बचा रहे हो, तो दैट 18,000 कैन गो फॉर योर ऋषिकेश ट्रिप, ठीक है ना। तो मैं नहीं कह रहा 18,000 बचा लो, मैं कह रहा हूं कि उसको गलत यूजेज से राइट यूजेज में लेकर आओ। मनी मैनेज करने के लिए मुझे कोई 2 या 3 अच्छे हैबिट्स बता दो कि वो मेरे में होने चाहिए। फर्स्ट इज बजटिंग, सेकंड इज द 3 बैंक रूल कि 3 बैंक अकाउंट्स आपके होने चाहिए, हाँ। एंड थर्ड इज आपको अपने गोल्स को लिख के उनके अराउंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना है। इतना कर लीजिए, यू विल बी अहेड ऑफ 99% पीपल इन दिस कंट्री। वेरी नाइस। आप टॉप 1% में आ जाओगे। When you decided कि when you were 39 right कि मुझे ये सब छोड़कर बस मतलब I want to do something of my own, so how was everyone's reaction? I think I was well planned for it from the age of 25. Okay. तो मैंने ये डिसाइड किया था कि 40 होने के एक दिन बाद भी मैं किसी और के लिए काम नहीं करूंगा। Wow. तो ये मेरा डिसीजन था। I want this. तो आप नहीं, anybody can have this, मतलब ये कोई प्रिविलेज नहीं है। This is not a privilege, it's a plan. It's a planning. ठीक है, और ये प्लान एक 25,000 की तनख्वाह वाला भी कर सकता है, क्योंकि जब आप एक विजुअलाइजेशन करते हो ना, विजुअलाइजेशन इज वेरी पावरफुल। When you say you are 25 years old at a 25,000 rupee salary, and you say at 40 I want to be financially independent, you put a number to that number, and then you plot कि मेरी तनख्वाह साल की कितनी बढ़नी चाहिए, मेरी इन्वेस्टमेंट साल की कितनी होनी चाहिए, and when you see those on your calculators and you say अच्छा this is now looking reasonably achievable, and then you work towards it। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था हर आज़ादी खून मांगती है, खून मांगते हैं, right. तो यहाँ को खून नहीं देना है। But सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आज आपकी मन में इच्छा है कि मैं 2 लाख रुपए वाली बाइक लूं, आप 1 लाख वाली ले लो, आज वो सैक्रिफाइस करो। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, आज भी नौकरी कर रहे हैं, आज भी EMI भर रहे हैं। मैं फ्री हो पाया क्योंकि वो चॉइस थी। पर तब मुझे ऐसा लगता था यार क्या मजे कर रहे हैं यार, मेरे तो दोस्त ने मर्सिडीज खरीद ली, मैं वही होंडा सिटी में घूम रहा हूं। पर वो जो गैप था EMIs का, उस गैप को मैं अच्छे से इन्वेस्ट कर पाया, जिसने मुझे आज फाइनेंशियल फ्रीडम दे दी, और आज मैं मर्सिडीज डाउन पेमेंट पे खरीद सकता हूं। सो दैट मनी विल कंपाउंड, यू गिव इट टाइम एंड मेक अ प्लान। बस आपने इतना कर लिया, आप जो डेट पे जाते हो उसी डेट पे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। मोर देन 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। सो ज्यादातर लोग क्या पूछते हैं आपसे, मतलब वो कौन से 1 या 2 सवाल है जो आपको लगता है कि नवमी यार हर कोई पूछता है, हर जहां मैं जाता हूं या जो मेरे को DM आते हैं, मतलब दिस इज द क्वेश्चन जो सब पूछते हैं। Which is the best mutual fund to invest? So which is? नहीं, there is nothing. नहीं, मैं इसका आंसर यही है कि there is no best mutual fund in this world. Okay. There is always a right mutual fund. लाइफ में कुछ भी बेस्ट नहीं होता, राइट होता है। क्या आपके लिए सूट करता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बेस्ट म्यूचुअल फंड। अगर बेस्ट म्यूचुअल फंड ले दूं और वो अगले दिन गिर जाए
तो वो सूटेबिलिटी नहीं है आपके लिए। Right. तो राइट म्यूचुअल फंड होता है, कैटेगरी होती है एज पर योर गोल, एज पर योर प्लान, एज पर योर ड्यूरेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज जो है उस हिसाब से एक राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो, बेस्ट म्यूचुअल फंड का भी सेलेक्ट नहीं करते। दूसरा, दिस आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग दैट आई रिसीव अ लॉट ऑफ लव, दैट कुछ मेरी बात सुन के किसी ने अपने हैबिट्स चेंज करे तो उस हैबिट्स की वजह से उनको बहुत फ़ायदा हुआ। एक लेडी ने मुझे मैसेज किया फ्रॉम सऊदी अरेबिया, शी इज़ अ पाकिस्तानी नेशनल स्टेइंग इन सऊदी अरेबिया, एंड शी मैसेज्ड मी दैट आफ्टर लिसनिंग टू योर बजटिंग वाला वीडियो, माय फैमिली एंड आई स्टार्टेड बजटिंग and we saved 40,000 Pakistani rupees per month, wow. which is around about 15,000 in India approximately. तो 15,000 रुपए पर मंथ हमने बचाना चाहिए, which is a very big thing. एक परिवार के लिए 15,000 रुपए पर मंथ बचाना. So I think that kind of things I get to know. Third, sad part of finance भी मिलता है सर, मेरे पे उधार हो गया है, मैं फिनो में ट्रेड करता था, गेट रिच क्विक में आ गया, मेरे साथ स्कैम हो गए, ये भी एक साइड पता चलती है बहुत ज़बरदस्त, तो उस पर भी हम फोकस करते रहते हैं। तभी सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ एक डिजिटल फ्रॉड होता है तो अप टू 25,000 रुपीज अब सरकार आपको करेगी, विच इज मैक्सिमम 85% ऑफ द फ्रॉड वैल्यू। तो वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से, पर वो एक ही बार करेगी भाई, वो कहते हैं एक ही बार तुम्हारे को हम प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरी बार अक्ल आ जानी चाहिए आपको, हाँ दूसरी बार हम नहीं बचाएंगे तुम्हें, व्हिच इज एब्सोल्युटली राइट। अगर एक बार गलती है बाद में बेवकूफी है, बेवकूफी है, गुनाह है, देन इट्स अ चॉइस, देन इट्स नॉट अ मिस्टेक। ओके, द लास्ट, फाइनेंस की वो कौन सी एक या दो किताबें हैं जो हर किसी को पढ़नी चाहिए? साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, दैट्स इट, इतना भी पढ़ लो बहुत है। थैंक यू सो मच संजय जी। थैंक यू नौमी, थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड आई होप आज हम हमारे कॉन्वर्सेशन के थ्रू अच्छी वैल्यू क्रिएट कर पाए हों। और मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कोई लर्निंग रही है और आपको चेंज करने वाला, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। एग्जैक्टली, एंड मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जितने भी फाइनेंशियल हमारे कंफ्यूजन्स थे, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स थे जो क्लियर नहीं थे, मुझे लगता है आज के इस एपिसोड में बहुत इजीली क्लियर हो गए हैं। अब आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कीप वॉचिंग ज़ी बिजनेस।